हेलो दोस्तों, और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना अविनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि सिलेबस के बारे में हम डिस्कस कर लिए थे। आज से ये क्लास हमारा स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो जैसा कि आप थंबनेल को देखे होंगे कि वन शॉट हम पूरे कंप्लीट चैप्टर को, जितना भी इसमें थ्योरी है, जहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं उसको भी लेंगे, जहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते उसको भी लेंगे। मतलब पूरा कंप्लीट चैप्टर आपका ही होने वाला है एक ही वीडियो में। तो अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो कुछ देर पहले इस पर रुक के अच्छे से पहले देखिए, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट पहले देखिए। जब उसके बाद कॉन्सेप्ट ना समझ में आए तब कहिएगा। पहले क्या करना भाई, आप एक पेन ले लीजिए और एक कॉपी ले लीजिए। कुछ चीज़ें मैं ऐसे नोट करूंगा और कुछ चीज़ें आपको डायरेक्ट लिखी हुई मिलेंगी। तो जो नोट करने वाली चीज़ें उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बाकी जो ऐसे है वो सब देख लीजिए, ठीक है। तो आज हमारा क्लास थोड़ा सा लंबा होगा, 1 घंटे के बदले 2 घंटे भी लग सकते हैं, कोई इसकी गारंटी नहीं है कितना देर तक जाएगा क्लास। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ट्रिक के साथ तो आपका जो इसमें कई कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिसमें याद करने में आपको तकलीफ होती है, तो उसको मैं ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा। और रटने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार अपने क्लास में ही कहता हूँ, रटने की ज़रूरत नहीं है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, रटना नहीं है भाई। यहाँ पे बस आपको समझना है कैसे कैसे चीज़ें क्या क्या हो रही हैं, आज समझ के आपको आंसर देना है, आज समझ के क्या है अपने दिमाग में रखना है। रटने का काम बिल्कुल नहीं करना है, बस समझना है कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बात न करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज से ये आपका डेली जितने सारे चैप्टर हैं आपके आपके हम कहे थे मैथ के हों चाहे साइंस के हो, मैथ के भी जितने सारे चैप्टर हैं उसको भी हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे। और आपके साइंस के जितने, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायो हो। आज अगर हम केमिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं तो फिर अगला हमारा क्या है, फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। और पूरा कंप्लीट एक चैप्टर एक ही बार में, ठीक है। तो जब आराम से इत्मीनान से एकदम ठंडे दिमाग से भाई बैठ के पेन और कॉपी लेके अगर एक बार पूरा कंप्लीट वीडियो 1 से 2 बार देख लेते हैं तो फिर इसके बाद क्या है, ये चैप्टर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और चैप्टर जैसे खत्म हो जाएगा, चैप्टर के बाद मैं प्रैक्टिस अलग से रखवाऊंगा जिसमें हम वो विकल्प भी रखेंगे प्रश्न कि क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है, कितने आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और बाकी मैं सिलेबस इसका अपलोड कर दिया हूँ। और सिलेबस में मैंने साफ साफ बताया भाई कि किस चैप्टर से क्या क्या आपका आने वाला है, किस किस डिफिनेशन को आपको पढ़ना है और क्या बार बार आ रहा है। तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग आप इन चैप्टर के अंदर जाके इंपॉर्टेंट चीजें खोज खोज क्या कर देना है, लर्न कर लेना है। ओके, चलिए तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। पहला हमारा ये क्या होने वाला भाई, देखो हमारे चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या नाम होने वाला है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें होता क्या है, हम बाई लैंग्वेज लेके चलेंगे। आप यूपी बोर्ड हो तो भी सही है, आप सीबीएसई बोर्ड पढ़ रहे हो तो भी सही है। हम दोनों लैंग्वेज में लेके चलेंगे, केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो चाहे बायो हो या मैथ हो, दोनों लैंग्वेज में हम बात करेंगे। इंग्लिश वाले भाई अपना इंग्लिश देख लेंगे और हिंदी वाले हिंदी। जिसको थोड़ा सा लग रहा हो कि नहीं सर समझा, इंग्लिश में समझा नहीं रहे हैं, तो बोलना भाई उनके लिए इंग्लिश वाला है। वैसे साफ साफ लिखा हुआ है, इतने सरल शब्दों में हमने लिख के लाया हुआ है सारे डिफिनेशन को कि आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान से देखेंगे, 1-2 बार दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए पहला ही हमारा क्या होने वाला है, ये कह रहा भाई कि देखो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये हमारे चैप्टर का नाम है। हम इसलिए ऊंची आवाज में बोल नहीं रहे हैं क्योंकि क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है, इसलिए हल्की आवाज में आराम से ध्यान से समझते हुए चलना है बस हमको, ठीक है ना। चलो ये कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया एवं क्या है, समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं क्या, समीकरण। तो देखो रासायनिक अभिक्रिया होता क्या भाई, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इंग्लिश में हमारा क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होता क्या है, कह रहा है चेंज इन विच सब्सटेंस, मतलब कोई पदार्थ हो उसमें क्या रहा हो, चेंजेस। कह रहा है चेंज इन विच सब्सटेंस, तो कह रहा है कोई भी पदार्थ हो, कोई भी पदार्थ हो क्या उसमें चेंज आए। क्या चेंज आए, विथ अ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्मेड, मतलब जब वो बदलता है तो नए, क्या कह रहा है, क्या है, विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्मेड आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। इसके कहने का मतलब ये भाई कि ऐसे परिवर्तन, मतलब ऐसे चेंजेस जिसमें नए गुणों वाले, नए
गुणों वाले पदार्थों का क्या होता है, निर्माण होता है। ऐसे चेंजेस जिसमें नए सब्सटेंस क्या होते हैं, बनते हैं, और उनके क्या होते हैं, उनके गुण जो उनके प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, अलग होती है। उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। बात समझ में आई? केमिकल रिएक्शन वो होता है, रासायनिक अभिक्रिया वो होती है कि मान लो जब एक या एक से अधिक पदार्थ को हम मिलाते हैं, एक या एक से अधिक सब्सटेंस को हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो एक नया सब्सटेंस तैयार होता है, और उसके जो गुण होते हैं, जो उसकी क्वालिटी होती है, वो क्या होती है, बिल्कुल डिफरेंट होती है। उसी को हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। जैसे मान लो हमने क्या लिया, दाल, हमने क्या लिया, दाल, और हमने क्या लिया भाई, चावल। अगर दाल और चावल को जब मिक्स करोगे तो क्या बन जाएगी, हमारी खिचड़ी बनने वाली। क्या है, खिचड़ी। अगर हमारी खिचड़ी बनने वाली है तो देखो दाल में हमारा मिलने वाला क्या, प्रोटीन, और चावल में क्या मिलने वाला है, कार्बोहाइड्रेट। जब चावल प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिक्स कर रहे हैं तो खिचड़ी बने, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, इसमें क्या है, आपका प्रोटीन भी है। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेते चलना आप लोग, जिसको लिखना होगा रोक के वीडियो पॉज करके लिख लेगा, बाकी मैं स्क्रीनशॉट लेने का समय दूंगा, आप उसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए इसको देखते हैं। अगला कह रहा है कि जो उसमें भाग लेते हैं, जो क्या करते हैं उसमें, जो उसमें भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं भाई, उसको रिएक्टेंट कहते हैं। हिंदी में उसे क्या कहते हैं, अभिकारक। जो भाग लेते हैं, जैसे हमने क्या किया, खिचड़ी बनाया तो हमारे पास चावल था और क्या था, दाल था। इसको देखो भाई, जब बार बार ये हिल जा रहा है कैसे, ठीक है। हमने क्या कहा, जो हम लेते हैं उसको क्या कहते हैं, अभिकारक। जैसे देखो कभी भी देखो, ये हमने कहा अभिकारक हमने किसका, रिएक्टेंट किसका, जो चीज हम लेके बनाते हैं। हमने दाल लिया तो एक अलग पार्ट है, हमने चावल लिया वो अलग है, उन दोनों को मिक्स किया तो कुछ अलग बना, ठीक है। तो वही दोनों हमारे क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट कहलाएंगे। अब कह रहा है जो उससे बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। जो उससे बनेगा वो क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट होगा। तो आप एक चीज समझ गए हैं भाई कि मान लो हमने एक सब्सटेंस लिया, क्या लिया, एक सब्सटेंस ए लिया और एक सब्सटेंस बी लिया, और एक क्या बन गया, सी बन गया। यहां तक बात समझ में? तो ये जो दोनों हमारे पास सब्सटेंस, जो हमारे पदार्थ हैं, इसको हम रिएक्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, रिएक्टेंट, ठीक है ना। ये हमारा अभिकारक कहलाएगा, और जो यहां से बन के निकल के आया वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा, अर्थात उत्पाद कहलाएगा, ठीक है। ए और बी हमारे रिएक्टेंट पार्ट है, और जो हमारा बन के आया है वो हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। तो यही लिखा है, द सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड क्या, रिएक्टेंट्स। ये कह रहा है सब्सटेंस दैट आर फॉर्मेड एज अ रिजल्ट, जो बन रहा है भाई, जो रिजल्ट निकल के आ रहा है, ऑफ ए केमिकल रिएक्शन आर क्या, कॉल्ड प्रोडक्ट। मतलब जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उसके वजह से जो नई चीज बन के सामने हमारे आ रही है वही हमारा क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। इसमें ज्यादा समय गुजारने की जरूरत नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरा टोटल 37 पेज हम लोग को पढ़ना है। छोटा छोटा डिफिनेशन में लेके आया हुआ आपके बीच, ज्यादा आपको दिमाग लगाने की इसमें जरूरत नहीं है, बस एक तरफ से सुनते चलना और देखते चलो क्या क्या इसमें हो रहा है। अब क्या हुआ, आप रासायनिक समीकरण की बात आएगी, आप दो चीज सीख लिए कि अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है, ठीक है, और केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, ठीक है ना। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें नए पदार्थ के, जो भी पदार्थ नया बन रहा है उसके गुणधर्म अलग होते हैं, वही हमारा रासायनिक क्या कहलाता है, अभिक्रिया कहलाता है। और रासायनिक समीकरण इसके बाद आएगा, केमिकल रिएक्शन बाद आएगा। अभी हम क्या करना है, केमिकल इक्वेशन चल रहा है, इसके बाद केमिकल इक्वेशन आएगा। रिएक्शन और इक्वेशन दोनों में डिफरेंस है भाई, इस बात को याद रखना है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये कह रहा है केमिकल रिएक्शन और क्या क्या भाई इसमें, उत्पाद, ठीक है, सेम वही चीज है। कह रहा रासायनिक अभिक्रिया तब संभव होती है जब अभिकारक के मध्य नए रासायनिक बंध बनते हैं अथवा पहले के बने हुए बंध टूट जाते हैं। तो कह रहा है जो पहले जो चीज, जो कह रहा है रिएक्टेंट और क्या, जो दो, जैसे मान लो कोई चीज हमने लिया, ये तो जरूरी नहीं केवल एलिमेंट लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकता है, हमारा एलिमेंट भी हो सकता है और हमारा कंपाउंड भी हो सकता है। दो या दो से अधिक क्या करेंगे, कंपाउंड या किसको, एलिमेंट को जब मिक्स करेंगे तो एक नया कंपाउंड हमारा बनके आएगा,
ठीक है। तो जो कंपाउंड पहले था, जो हमारा यौगिक पहले था, क्या था भाई, जो हमारे पास यौगिक पहले था उसके बीच में कुछ अलग, उसके बीच में क्या होगा, कुछ अलग बंध रहेंगे। बंध मतलब क्या है, उनके बीच में क्या है, कुछ अलग बॉन्ड होंगे। क्या होंगे, कुछ अलग बॉन्ड होंगे। लेकिन जब किसी नए सब्सटेंस के साथ आएगा तो उसका बॉन्ड जो क्या है, टूट के एक न्यू बॉन्ड बना लेगा, एक नया बंध बना लेगा। मान लो जैसे H2, ये क्या है, ये देखो H2 प्लस O है, तो देखो H2 के पास अलग है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, जब यहाँ से जुड़ेगा तो क्या है, अलग बॉन्ड बना देगा। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे मान लो हम ये कहते हैं कि मान लीजिए सोडियम है, ठीक है, NaCl है, यहाँ पे अलग बॉन्ड है, फिर इसके बाद H2O पानी में इसको मिलाएंगे तो क्या करेगा, ये अलग अलग क्या है, अपना बॉन्ड बना लेगा। तो कहने का सेंस ये भाई, सीधी सी बात, कि जब कोई आता है, मान लो दो लोग एक साथ आए, ठीक है ना, मान लो राम और क्या, श्याम एक साथ आए, ठीक है ना, राम और श्याम एक साथ आए, तो इन लोगों में एक अलग बॉन्डिंग थी। क्या थी, एक अलग बॉन्डिंग थी। लेकिन जैसे ही क्या है, इसके बाद राम और श्याम एक साथ आए, अब बाद में क्या मिल गई, कोई सीता मिल गई, तो अब क्या होगा, राम और श्याम के साथ राम और श्याम का बॉन्डिंग क्या है, इन तीनों के साथ अब बॉन्ड क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब जो नया बनेगा उत्पाद, वहां पे सबकी बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, अलग। राम, तो ये बात आपको समझ में आ गया, जब दो लोग या दो से अधिक लोग एक साथ रहते हैं तो उनका बॉन्डिंग अलग होता है। जब कोई तीसरा उसमें एंटर करता है तो फिर उनकी बॉन्डिंग क्या होती है, अलग हो जाती है। तभी हम कहेंगे रासायनिक संक्रमण, मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, तो मतलब पुराने रिलेशन खत्म होके नए रिलेशन का जन्म होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, कि रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया तब होती भाई, केमिकल रिएक्शन तब होता है जब पुराने बंध टूट जाते हैं, पुराने रिलेशन टूटते हैं और नए रिलेशन का जन्म होता है। और जब नए रिलेशन का जन्म होगा तो नई नई चीजें होंगी, नए नए रिएक्शन निकल के आएंगे। तो यही कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन तब पॉसिबल है जब पुराने टूटेंगे, नए का जन्म होगा, और जब नए का जन्म होगा भाई तो नई नई चीजें होंगी, उसके हर एक चीज में चेंजेस आएंगे। अगला देखो, अगला एग्जाम्पल आपके सामने, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैसों के संयोग से क्या बनता है, जल। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा पार्ट क्या होता है, रिएक्टेंट, वो हमारा पार्ट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। इसके बारे में आप जान चुके हैं। अगला है रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। कैसे पहचानोगे भाई कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है, तो कुछ तो होना चाहिए पहचानने के लिए। तो देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि जब किसी सब्सटेंस में, जब कोई पदार्थ हो, जब कोई क्या हो, जब कोई पदार्थ हो, तो उसमें क्या होगा, अभिकारकों की अवस्था में क्या, परिवर्तन। अभिकारकों की अवस्था में परिवर्तन। जैसे ठोस है तो ठोस से द्रव हो सकता है, द्रव से गैस भी हो सकता है, गैस से प्लाज्मा भी हो सकता है। वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में वो चेंजेस हो रहा है उसके अंदर। कह रहा है कि चेंज इन कलर, और क्या भाई, उसके कलर में, ऑफ द क्या, प्रोडक्ट ऑब्टेन फॉर्मेट द रिएक्टेंट। तो कह रहा है अभिकारकों के प्राप्त, अभिकारकों से प्राप्त उत्पाद के रंग में परिवर्तन। तो कह रहा है जो रिएक्टेंट पार्ट है, जब वो प्रोडक्ट बनता है, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलकर जब प्रोडक्ट बनता है तो उस प्रोडक्ट का कलर भी क्या है, चेंज हो जाएगा। इसके बाद सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है ना, सॉलिड लिक्विड गैस इस फॉर्मेट में हो सकता है, और उसके साथ साथ उसके कलर भी चेंजेस आ सकते हैं। और क्या कर सकता है भाई, गैसेस क्या करेगा, इमिशन, मतलब वहां से गैसेस निकलेंगी। मान लो दो या दो से अधिक सब्सटेंस को मिलाएं, जैसे खाना पकाते हैं तो वहां से कोई ना कोई गैस निकलती है, तो वहां भी क्या होगी, गैस निकलेगी। ठीक है, कोई भी गैस निकल सकती है। बहुत सारे रिएक्शन आगे पढ़ेंगे, कहीं क्लोरीन गैस निकलेगी, कहीं हाइड्रोजन गैस निकलेगी, है कि नहीं। तो आगे देखते हैं उसको। अगला हमारा क्या होने वाला है इसमें, और कुछ देखिए इसमें क्या होगा भाई, लिखते चलो ये करके। पदार्थ की गंध में परिवर्तन, मतलब पहले सुगंध कुछ अलग थी, अब क्या है, अलग हो जाएगी। गंध दो प्रकार की होती है भाई, गंध कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। गंध दो क्या होती है, एक होता है सुगंध, एक होता है सुगंध, और एक होता है भाई दुर्गंध। एक क्या होता है, दुर्गंध। एक होता है सुगंध और एक हो जाएगा आपका दुर्गंध। सुगंध मतलब जिसकी सुगंध अच्छे वाले को कहते हैं सुगंध, और जो थोड़ी सी बुरी वाली होती है, जो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, वो हमारा क्या होता है, दुर्गंध। तो कह रहा है पदार्थ की गंध में परिवर्तन, अच्छा वाला भी आ सकता है, बुरा वाला भी आ सकता है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है।
अगला कह रहा है ध्वनि अथवा प्रकाश की उत्पत्ति। कभी कभी क्या होता है, कुछ रिएक्शन कराते समय या कुछ रिएक्शन होने के पश्चात क्या होता है, वहां से ध्वनि भी उत्पन्न होती है और क्या है, प्रकाश भी रिलीज होता है। सभी में नहीं, लेकिन कुछ कुछ में होता है। अब कह रहा है चेंज इन टेम्परेचर, और उसके टेम्परेचर में भी क्या होंगे, चेंजेस आएंगे। या तो क्या होगा, टेम्परेचर या तो इंक्रीज करेगा या तो क्या करेगा भाई, डिक्रीज करेगा। दोनों में से कुछ भी हो सकता है कि नहीं। अब दो या दो से अधिक लोग आपस में मिले, आप दोनों एक साथ ठंडे दिमाग से के बाद भी कर सकते, या तो एक साथ झगड़ सकते। दोनों में से कुछ भी। झगड़ेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और क्या, ठंडे दिमाग से बात करेंगे टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। ये आप अपने रिलेशन में करके सोचते रहिए और सुनते चलिए। अब क्या कह रहे हैं आप, ये तो था भाई चेंजेस, कि कितने तरीके से चेंजेस आएंगे। अगर ये सब चेंजेस आ रहे हैं तो आप कहेंगे केमिकल रिएक्शन मतलब वहां पे हो रहा है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, एक होता है क्या, फिजिकल। अब उसके फिजिकल में क्या चेंजेस आ रहे हैं और किसमें, आप एक फिजिकल हो जाएगा और एक का आप एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। तो केमिकल चेंजेस और क्या, फिजिकल चेंजेस, दोनों में देखना है। देखो भाई, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं कि चेंज दैट इन्वॉल्व और चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस। जो पदार्थ है कह रहे हैं वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन, किसमें, भौतिक गुण। भौतिक गुण का मतलब हम आपको कई दफा बता चुके हैं कि जो हमारे आंखों से दिखाई दे, वो समझ लो नॉर्मली पहचानने के लिए आप कह सकते हैं कि जो हमारे आंखों से दिखाई दे वे सारे क्या है, भौतिक परिवर्तन। जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं दे, स्वतः ऐसे हो रहे हैं, होने के बाद हमें पता चले, वो क्या कहलाएंगे, रासायनिक परिवर्तन। केमिकल चेंजेस वो कहलाएंगे जो रिएक्शन होने के बाद मुझे पता चलता है प्रोडक्ट में कलर चेंज हो गया, उसके स्टेट में चेंजेस आ गए, सॉलिड लिक्विड गैस में, और स्मेल वगैरह ये सब। और इसमें फिजिकल में क्या होता है भाई, कि सब आपको साफ साफ दिखता है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। जैसे मैं क्या कह दिया भाई, देखो पदार्थ की अवस्था, जैसे क्या चीज में, आप क्या करना है, अवस्था में चेंजेस आ सकता है, कलर में आ जाएगा, ठीक है ना, स्मेल में आ जाएगा, घुलनशीलता मतलब, बात समझ में। तो ये सब अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं किसी सब्सटेंस में, किसी पदार्थ में, तो हम कहेंगे भाई ये फिजिकल चेंजेस हैं, ये सब हमारे आंखों से दिखाई दे रहे हैं। अब कह रहे हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन के दौरान पदार्थ न तो क्या है, संरचना बदलती है, और नहीं क्या, उसके रासायनिक परिवर्तन। तो कह रहे अगर जो फिजिकल चेंजेस है भाई, क्या है, जो फिजिकल चेंजेस है, नाइदर द स्ट्रक्चर, मतलब ना तो भाई आपका स्ट्रक्चर बदलने वाला है, और ना ही क्या, आपका मैटर बदलने वाला है। नेचर ऑफ द मैटर, जो मैटर है, जो आपके पास पदार्थ है कि नहीं, उसका नेचर बदलने वाला नहीं है। जिस अवस्था में था उसी अवस्था में रहेगा, अवस्था नहीं, जिस रूप में है उसी रूप में वो रहेगा। रूप रंग आकार की बात जब करेगा तो कौन सा होगा, हमारा फिजिकल चेंजेस होंगे। कह रहा है न तो संरचना बदलती है और न ही रासायनिक प्रकृति। अगर मान लो लोहा है, चाहे सोना है, चाहे चांदी है, अगर उसको टुकड़ों में तोड़ तोड़ दोगे तो जितने टुकड़ों में तोड़ोगे, हर टुकड़े में क्या है, उसके अंदर जो बॉन्डिंग है, सोना हो तो सोना ही सोना रहेगा हमेशा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। लोहे की चाहे बड़ी कील हो, चाहे लोहे की क्या हो, छोटी कील हो, क्या होगी, दोनों में क्या है, लोहा का जो परमाणु क्रमांक है वही रहेगा, जो उसके अंदर रिएक्शन उत्पन्न करने की जो कैपेसिटी है वो क्या होगी, हमेशा वैसे ही बरकरार रहेगी, उसमें कोई चेंजेस आने वाले नहीं। बात समझ में आई, ठीक है। दाल चाय एक कल चुल्ला भैया, दाल चाय क्या, एक बोरा, है कि नहीं। वो दाल में जो इसमें प्रोटीन पाया जाएगा वो इसमें भी प्रोटीन पाया जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो फिजिकल में यही कहना चाहता है। आई अगला कह रहा है कि क्या क्या हो सकता है भाई, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, ठीक है ना। आप देख रहे हैं पिघलना, जमना, संघनित होना, टूटना, कुचलना, कटना और क्या, झुकना, ये सब जो चीजें हो रही हैं तो आपकी आंखों से दिखाई देंगी, तो कहेंगे भाई ये क्या है, फिजिकल चेंजेस है, ठीक है ना। ब्रेकिंग मतलब क्या है, टूटना। आप कटिंग मतलब क्या है, काटना। तो बेंडिंग मतलब क्या है, उसको मोड़ना या झुकाना। ये सब अगर कुछ लोहा है, हमने इसको से मोड़ दिया, है ना, आकार बदला उसका,
उसका रूप बदला है, लेकिन उसके अंदर की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल चेंज नहीं हुई है, तो इसलिए कहेंगे कैसा है, फिजिकल। कैसा है, फिजिकल चेंजेस। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब ये धातु पर जंग लगना, ये भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है, केमिकल। चांदी खराब होना, ये भी क्या भाई आपका वही है। पानी का उबलना, कागज का जलना, ये आप नोट करके रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे नोट है। कह रहा है मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ फिजिकल चेंजेस बट बर्निंग ऑफ द वैक्स इज अ केमिकल रिएक्शन। तो कह रहे जो मोम होती है, वैक्स मतलब मोम, जो मोम होती है, कैंडल होती है, जो मोम होती है भाई, जो कैंडल, कैंडल अगर पिघल रहा है, कैंडल पिघलता है साइड साइड से, अगर कैंडल पिघल रहा है तो कहेंगे वो कौन सा चेंजेस है, भौतिक परिवर्तन। कैसा है, केमिकल चेंजेस है। लेकिन अगर मोम का क्या है, जलना क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। मोम का जलना क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। इस बात को आपको याद करके रख लेना है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक चीज आपको समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं केमिकल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि रासायनिक समीकरण, केमिकल रिएक्शन। अब तक केमिकल इक्वेशन आगे चलने वाला है, अब तक हम पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन। जिस केमिकल रिएक्शन को हम प्रेजेंट, जो केमिकल रिएक्शन हो रहे थे उसको प्रेजेंट करने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है, जिस सिंबल से, ठीक है ना, हम उसको डिनोट करते हैं, उसको दिखाते हैं, उसको प्रदर्शित करते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। ध्यान रखिएगा, ये कह रहा है केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय क्या, केमिकल इक्वेशन। तो कह रहे केमिकल रिएक्शन उसे कहेंगे भाई जिसे, किसे कहेंगे, जो क्या करेगा, केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। आप कैसे करेगा, इन केमिकल इक्वेशन क्या लिखेंगे भाई, सिंबल ऑफ एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट, सारे एलिमेंट के सिंबल को हम लिखेंगे। और केमिकल फार्मूलाज ऑफ रिएक्टेंट, जो हम रिएक्टेंट का पार्ट ले रहे हैं उसके फार्मूले को हम लिखेंगे किस रूप में, एलिमेंट के रूप में, ठीक है ना। एंड प्रोडक्ट आर राइट रिटन अलोंग विद देयर फिजिकल स्टेट, और प्रोडक्ट को भी वैसे लिखेंगे, फिर उसके बाद उसके फिजिकल स्टेट को लिखेंगे कि सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। बात समझ में, हम नीचे समझ, यहाँ पे क्या दिया है कि रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। जो हम दाल चावल बना रहे थे उसको प्रदर्शित करने के लिए जिस सिंबल की जरूरत होती है, जिस सिंबल का हम यूज करते हैं, वही क्या कहलाएगा, हमारा केमिकल इक्वेशन अर्थात रासायनिक समीकरण कहलाएगा। हम कह रहे हैं रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक, क्या चीज भाई, तत्वों के प्रतीक या अभिकारक अथवा उत्पाद के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखी जाती है, या उसकी भौतिक अवस्था के साथ लिखते हैं। अब भौतिक अवस्था हमारी भौतिक है भाई, ठोस, और क्या होगी, द्रव, और हमारी क्या होने वाली है, गैस, और गैस के बाद क्या होगा, प्लाज्मा। ये सब चीजें आपको क्या करना होता है, लिखना होता है। यहां तक बात समझ में। अब कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां, ये कह रहा है नेसेसरी कंडीशन इन द केमिकल रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल में देख लो, क्या, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटेलाइज्ड आर सो एबव बिलो द क्या, एरो मार्क। ये कह रहा है कि मान लो ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को कहाँ लिखना है, तीर के निशान के ऊपर या तीर के निशान के नीचे। जैसे मान लो हम ले लेते हैं, जैसे मान लो हमने कहा ए है, एक प्रोडक्ट बी है, यहां से नया प्रोडक्ट क्या आ गया सी। तो आपको जो ताप लिखना पड़ेगा, आपको जो दाब लिखना पड़ेगा भाई, आपको जो क्या लिखना है, उत्प्रेरक, ये कहाँ लिखना है, तीर के ऊपर और नीचे, ठीक है ना। एरो क्या, बिलो नीचे, ठीक है, और ऊपर लिखना है। आपका क्या कहे, टेम्परेचर कहे या प्रेशर कहे या क्या कहे, आपको उत्प्रेरक लिखने के लिए कहे, तो हमेशा तीर के ऊपर या नीचे हम लिखते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाएगा
रिएक्टेंट, ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट। और इस रिएक्टेंट को हम किसमें लिखेंगे, एलिमेंट के रूप में लिखेंगे। जो एलिमेंट है, जो हमारे कंपाउंड है, उनको मुझे करना है एलिमेंट के रूप में लिखना है। ये बात यहाँ तक समझ में आ गई सारी, स्क्रीनशॉट ले लो, बात को आगे बढ़ाते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्या होने वाला है। आपके सामने जो मैं समझाया हूँ वो देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। साफ साफ ये कह रहा है भाई कि जो लेफ्ट हैंड साइड और क्या ये राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को क्या करते हैं, रिएक्टेंट करते हैं अर्थात अभिकारक करते हैं, और राइट हैंड साइड को क्या करते हैं, मतलब क्या कहते हैं भाई, इसको प्रोडक्ट करते हैं या क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। और देखो प्रेशर, टेम्परेचर और क्या कैटालाइज्ड हमेशा कहाँ, एरो के ऊपर या नीचे दिखाएंगे। कहाँ दिखाएंगे, एरो के ऊपर या नीचे हम इसको दिखाने वाले हैं। तो इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है ना, एरो के ऊपर या एरो के नीचे हम लिख के दिखाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या होने वाला है, अभी काफी चीज पढ़ना भाई, एकदम इत्मीनान से ठंडे दिमाग से पढ़ते चलो। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा क्या बताया भाई, लास्ट में आपको बताऊंगा कि जो सक्रियता श्रेणी है उसको याद करने की ट्रिक, एक नहीं दो ट्रिक बताएंगे। तब तक भाई आपको बने रहना है यहाँ पे, जितने भी सारी चीजें सबको ट्रिक के माध्यम से सीखते चलेंगे लास्ट में कि कैसे किसको याद करना है, कैसे करना है। अभी मैं पूरे चैप्टर को एकदम एक तरफ से एक एक करके पूरा समझा रहा हूँ, फिर लास्ट जब बचेगा, लास्ट के 10 मिनट में हम आपको बताएंगे कि कैसे पूरे चैप्टर को याद करना है, एकदम कम समय के बारे में निपटा देने हैं, ठीक है ना। तब तक आपको देखते रहना है। कह रहा है बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, आप आता है संतुलित अवस्था करने के लिए कि समीकरण को संतुलित कैसे किया जाए, ठीक है ना। तो समीकरण को संतुलित करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। यहां से क्वेश्चन आपका बार बार बनता है, क्या होता है, यहां से क्वेश्चन आपका बार बार बनता है। आप देख पा रहे हैं इसमें साफ साफ लिखा है, सारा कुछ मैं इसलिए लिख के लाया हूं ताकि आपको दिमाग लगाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। क्या हो भाई, ये हट क्यों गया, लोडिंग, जहां तक पढ़ाए थे वहीं तक लोड, देखते हैं क्या गड़बड़ी हुई। यहां से देखते हैं भाई, यही हमारा था, इसको हमने सेट कर लिया फिर से, ठीक है। ये थोड़ा सा देखो कैसे इसको बैलेंस करते हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। यहां से क्वेश्चन आपका फंसेगा भाई, यहां से क्वेश्चन क्या होगा आपका आने वाला है। मैं एकदम इत्मीनान से, एकदम आराम से आपको चीज़ों को समझा रहा हूँ, और आप एकदम आराम से एक ही चीज़ को समझते चलिए और अपने कॉपी में नोट करिए, क्योंकि थोड़ी क्लास लेंदी होने वाली है। लेंदी का मतलब ज़्यादा नहीं, 1-1.5 घंटे में हम क्या करेंगे, पूरे चैप्टर को निपटा देंगे। अगर मैं इसको लिख के नहीं लाता, अगर मैं अपने हाथ से लिखता और बाई मतलब दोनों लैंग्वेज में लिखता तो काफ़ी समय चला जाता, लगभग 1-2 घंटे 3 घंटे की वीडियो हो जाती। मैं सोच रहा हूँ 1.5-2 घंटे में क्या है, ये खत्म हो जाए, अधिक से अधिक 1.5 घंटा जाए, उससे ज़्यादा नहीं जाना है। लेकिन देखो कहाँ तक चलता है। अगर ये पहली वीडियो अगर आपको इसमें लगी नहीं सर थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा हो रही है, थोड़ा स्पीड कम कर दीजिए, तो और स्पीड में कम करके आपको पढ़ा दूंगा। नहीं तो थोड़ा जल्दी तो और जल्दी पढ़ा देंगे भाई। पढ़ना आप लोग को, पढ़ाना है हमको है। जैसे आपको समझ में आए, जिस तरीके से आपको समझ में आए उस तरीके से क्लास चलने वाली है, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आए तो भाई खूब दबा के शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इकट्ठा करो देखने वाले की। जितने ज़्यादा देखने वाले होंगे उतने जल्दी जल्दी सारे सब्जेक्ट में एक एक करके लाऊंगा। अभी तो मैं सोचा हूँ कि मैथ और साइंस के बारे में और इंग्लिश पोएट्री प्रोज के बारे में, लेकिन अगर आप लोग की देखने की संख्या बढ़ेगी तो आपका जो और बाकी जो बच रहा सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट को हम एक एक करके क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे। बाकी की थोड़ी गारंटी आपकी कम है, क्यों, देखने वालों के ऊपर डिपेंड करता है। सारा कंप्लीट कोर्स से फ्री में पढ़ाया जाएगा, आपको एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाएगा आपका, इसमें सोचने वाली ज़्यादा बात नहीं है। चलिए अगला हम देखते हैं, अगला हमारा क्या होने वाला है, केमिकल रिएक्शन कैसे दिखाते हैं भाई। कह रहा है केमिकल रिएक्शन इन रिप्रेजेंट बाय केमिकल इक्वेशन इन केमिकल, ये तो बात हो गई थी भाई, ये भी हम पढ़ा दिए थे कि मतलब रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है, और रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रत्येक अभिकारकों उत्पादों के रासायनिक के सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के रूप में लिखे जाते हैं। ये बात हो गई थी। ताप दाब जो भी है उनको क्या करना है,
ये भी बात आपको बता चुके थे। आपको यहाँ से पढ़ना था क्या, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। थोड़ा सा बीच में वीडियो क्या करते हैं, थोड़ा सा कट गया था, इसलिए फिर से मैं इसको ऐड किया हूँ, तो ऐड करने में थोड़ा सा हो गया होगा। तो कह रहा है कि ये एक भाई अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो कह रहा है एक नियम काम करता है इस पे, संतुलित की अवस्था में लाने के लिए, संतुलित करने के लिए, अर्थात क्या करने के लिए, बैलेंसिंग। किसको बैलेंस करना है, अगर रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना है तो किन किन बातों को ध्यान देना है, किन किन वजह से रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो सकती है और कितने कम स्टेप में और आसानी से आप संतुलित कर सकते हैं, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ये कह रहा है इस पे एक नियम काम करता है जिसको द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि जो आपका जो प्रोडक्ट है या जो रिएक्टेंट है, जो रिएक्टेंट का पार्ट है, जो आपका रिएक्टेंट पार्ट है, उसमें जो मास में चेंजेस, जितना मास रिएक्टेंट पार्ट करेगा उतना प्रोडक्ट के बाद ही भी होना चाहिए। मतलब अभिक्रिया रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद उसके मास में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इसी को कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और संरक्षण मतलब होता है बचाव करना। संरक्षण मतलब क्या होता है भाई, संरक्षण मतलब होता है बचाव करना, बचाव करना। संरक्षण मतलब बचाव करना, द्रव्यमान का मतलब समझ गए ना, मास को, इसको। तो कह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि मतलब अभिक्रिया के पहले, अभिक्रिया के पश्चात उसके मास में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ये इस नियम का मतलब है। कह रहा है कि एंटनी लवाइजियर द्वारा प्रतिपादित द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। ये आपके मनोवैज्ञानिक का नाम है, पूछता नहीं है, फिर भी क्या यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। ये कहते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही क्या होता है, विनाश होता है। तो कहने का सेंस यही भाई कि देखो ये कह रहा है नाइदर क्रिएट नॉर क्या है, डिस्ट्रॉय। ना भाई क्या होता है, न इंक्रीज करता है, न ही क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्या चीज, मास। मास न इंक्रीज करता है न डिक्रीज करता है, किसमें, केमिकल रिएक्शन। किसमें भाई, केमिकल, एनी केमिकल रिएक्शन। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, ना उसमें मास इंक्रीज करेगा ना मास क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसी को कंजर्वेशन ऑफ क्या करते हैं, मास करते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात को हम आगे बढ़ाते हैं। यहां तक चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। अगला हमारा क्या होने वाला है, अगला हम देखने वाले हैं भाई कि इसमें कैसे कैसे इसको हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। अगर मान लो तुम्हें संतुलित करना है रासायनिक समीकरण को, बैलेंसिंग करना है, तो उसके लिए किन किन बातों को ध्यान देना है और कैसे कैसे इसको बैलेंस करने के लिए देखना। आप देखो ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ एटम्स, जो हमारे पास एटम है, एटम मतलब भाई जो हमारे पास क्या है जो हमारे पास एटम है, जो हमारे पास क्या है, परमाणु। एटम मतलब क्या होता है, परमाणु। कह रहा है कि द नंबर ऑफ एटम ऑफ इज केमिकल बिफोर, मतलब अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसके पहले, अर्थात रिएक्टेंट वाले पार्ट में। किसमें, रिएक्टेंट वाले पार्ट में। तो कह रहा है कि रिएक्टेंट्स एंड आफ्टर, आफ्टर मतलब बाद में जो आपका प्रोडक्ट हो रहा है, क्या, बाद में जो प्रोडक्ट बन रहा है ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। तो कह रहा भाई कि रिएक्टेंट पार्ट में और प्रोडक्ट पार्ट में जितने सारे एटम हैं, जितने सारे क्या है, कंपाउंड है, मॉलिक्यूल, जो भी चीजें हैं, उनमें जो एलिमेंट पार्ट ले रहे हैं, जो एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो एलिमेंट उसमें भाग ले रहे हैं, उनके नंबर को क्या करना है, नोट करना है। क्या करना है भाई, उनके नंबर को नोट करना है। दिस इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले, और पहले क्या होता है, अभिकारक होता है भाई, एवं उसके पश्चात मतलब उसके बाद, मान लो ये ए है, ये बी है, चलो हम कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। ये मान लो ए है, ये हमारे पास बी है, और क्या ये सी है, ये हमारा क्या है, अभिकारक। इसमें जो एलिमेंट या जो कंपाउंड, ठीक है ना, या जो एटम क्या किए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं, उसके 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 क्या करना है, उसके द नंबर ऑफ एटम, उसके अंदर जो एटम मतलब है, मान लो पानी ले लिया हमने, ठीक है ना, NH4 ले लिया हमने, कुछ भी लिया, तो इसके अंदर जो भाग लेने वाले जो एटम है उनकी संख्या को क्या करना है, नोट करना है। यहाँ कितनी बार है, हाइड्रोजन 4 बार भाई, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 बार है, तो इसको क्या करना है, नोट करना है। और इसके बाद प्रोडक्ट जो बन रहा है
उसको भी नोट करना, हम आगे भी समझा रहे हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एवं उसके पश्चात उत्पाद के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, समान। अगर इधर आपके पास, अगर इधर 5 हाइड्रोजन है या 10 हाइड्रोजन है, ठीक है ना, अगर इधर आपके पास 2 चाहे क्या 8 ऑक्सीजन है, तो उस पार भी जाए क्या है, मेरे पास 10 हाइड्रोजन होने चाहिए और मेरे पास क्या है 8 ऑक्सीजन होने चाहिए। तो कह रहा है अभिक्रिया के पहले बिफोर, अभिक्रिया के पश्चात आफ्टर, जो एटम का नंबर है वो क्या होना चाहिए, एकदम इक्वल होना चाहिए भैया। क्या होना चाहिए, एटम एकदम सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये बात आपको समझ में आ गई। आइए आगे देखते हैं। एक एक करके नोट करना भाई, एक एक करके नोट करते चलना। पहला स्टेप हमारा आप लोग के सामने ये रहा। देखो पहला स्टेप क्या है, कैसे करना है, एक एक स्टेप को अच्छी तरह ध्यान समझते चलना है। बाकी और सारे जो जब मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, मॉडल पेपर कराऊंगा, तो उसमें मैं जो बता दूंगा कई क्वेश्चन लेके कैसे इसको बैलेंस करते हैं, और बाकी यहीं पे आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी। एकदम बिल्कुल ध्यान से एक एक करके देखते जाओ, समझ में आ जाएगा पूरा। तो कह रहे हैं राइट द केमिकल इक्वेशन, मेक अ बॉक्स अराउंड इज फॉर्मूला। तो कह रहे जितने सारे फॉर्मूले हैं उनको क्या करना है, डब्बे के अंदर बंद कर लेना है। ये आपका क्या है, स्टेप पहला है। चलो इसको क्या कहेंगे, फर्स्ट रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर क्या बना ले, बॉक्स बना लीजिए। रासायनिक समीकरणों को लिख के उसके चारों तरफ क्या करना है भाई, आपको बॉक्स बना लेना। चलो हमारे पास Fe रहा होगा, हमने इसके अंदर क्या बना लिया, डब्बा बना लिया। हमारे पास H2O रहा होगा, हमने क्या किया, डब्बा में इसको क्या किया, क्लोज कर दिया। इसको भी क्या किया हमने, क्लोज। ये जो हम बाहर से जो क्लोज कर रहे हैं, इसी की बात वो कर रहा है कि आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, डब्बे में क्लोज कर लेना, ठीक है ना, अर्थात ब्रैकेट में बंद कर लेना। दूसरा स्टेप कर रहा है कि डू नॉट चेंज, भाई कोनो चेंज होके ना चाहिए। कह रहा डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड, डब्बे के अंदर कोई भी चेंजेस करना आपको नहीं है। द बॉक्स विल बैलेंसिंग, कह रहा संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए। डब्बे के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं करना आपको। जो भी आपके पास इक्वेशन है, आपने इक्वेशन को लिखा, लिखने के बाद उसको क्या किया, डब्बे में अपने ब्रैकेट में आप क्या किया, उसको क्लोज कर दिए, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। आइए आगे देखते हैं। अगला क्या बोला इसने कि चलो अब नेक्स्ट दूसरा स्टेप क्या करता है, दूसरा स्टेप ये करता है भाई, आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप लिख लेना है। आपके पास रिएक्टेंट पार्ट है, आपके पास प्रोडक्ट पार्ट है। रिएक्टेंट पार्ट में जितने एलिमेंट या कंपाउंड है, उनमें कितने एटम है उसको नोट करना है, अणुओं की संख्या को नोट करना है। देखो तो कह रहा है कि नोट द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द इक्वेशन, जो इक्वेशन में प्रेजेंट उसको लिखना है। कह रहा है कि समीकरण उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या नोट कीजिए। तो नोट किया आपने कि वहां पे Fe कितने बार था, पीछे देख लीजिए, Fe कितने बार था, एक बार। कहाँ पे भैया, रिएक्टेंट वाले पार्ट में। कहाँ, ये क्या लिखा है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट वाले पार्ट में Fe कितना था, एक। हाइड्रोजन कितना था, 2। ऑक्सीजन कितना था, 1। अब उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट वाला पार्ट है, क्या प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम नोट करेंगे कि यही जो Fe था, ये क्या है, ये जो मेरे पास Fe है, यही Fe कितना था, यही मेरे पास Fe, वहां पे कितना हो गया, 3 हो गया। और हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया। और ऑक्सीजन कितना हो गया था, 4 हो गया था। आपने नोट कर लिया। पहला स्टेप डब्बे में बंद करना। दूसरा स्टेप क्या करना है, उनके संख्याओं को नोट करना है, कितनी बार वो लिए। अच्छा संख्या कौन सी भाई, यहाँ देख लो कैसे नोट कर रहे हैं, ये देखो Fe क्या है, जहां पे कुछ न लिखा हो, जहां पे कुछ न लिखा हो उसको समझेंगे। यहाँ पे क्या है, एक हमेशा है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 बार, ऑक्सीजन 1 बार, तो 1 2 1 आप देख पा रहे हैं। तो क्या लिखा है, 1 2 1। आप प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट में Fe कितनी बार है, 3 बार। ऑक्सीजन कितनी बार है, 4 बार। हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 बार। Fe 3 ऑक्सीजन, Fe 3 ऑक्सीजन 4। तो देखो Fe कितनी बार है, 3 बार है। ऑक्सीजन कितनी बार है, 4 बार है। हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 बार है। इन चीजों को ऐसे क्या करना है, नोट करना है।
और बाकी जो कंफ्यूजन वाली चीजें होती हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे कैसे सॉल्व करना है। अब हमारा स्टेप थर्ड आ गया भाई, क्या करना है स्टेप थर्ड में, देखो क्या कहानी है। स्टेप थर्ड को देखते हैं यहाँ पे क्या कहानी होने वाली है। परेशान नहीं होना, एक एक करके आराम से पढ़ते चलो। इसलिए मैं क्या है ज्यादा ऊंची आवाज में बोल नहीं रहा हूँ, एनर्जी खत्म हो जाएगी तो फिर आगे क्लास कैसे होगी, बहुत सारी क्लासेस लेनी है। ये मॉर्निंग में आपकी क्लास अभी चल रही है। ये कह रहा है भाई तीसरा स्टेप आपको यहाँ देखना है। ये चरण 3 कह रहा है बैलेंस द एलिमेंट विथ द हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम बाय अप्लाइंग improper coefficients on the reactant of product side। मतलब आपको इस तरफ भी रिएक्टेंट वाले पार्ट में भी और आपको प्रोडक्ट वाले भी पार्ट में जो सबसे हाई है, जिसकी संख्या क्या है सबसे ज्यादा है, पहले उसको बैलेंस करने क्या करेंगे, उसको पहले हम बैलेंस करेंगे। सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों को अभिकारक और उत्पाद के साइड में क्या करेंगे, अनुचित गुणांक अनुचित क्या गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। चलो हम कह रहे भाई मेरे पास क्या था, देखिए सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं तो ऑक्सीजन दिख रहा है। सबसे ज्यादा क्या मेरे पास है, ऑक्सीजन दिख रहा है। एक मिनट रुक जाओ, आईडी चली जा रही, छोड़ दे रहा है। सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है, कहेंगे सर सबसे ज्यादा आपके पास ऑक्सीजन दिख रही है। क्या दिख रही है, ऑक्सीजन 4 बार है। देखो बस ज्यादा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, चाहे इस साइड प्रोडक्ट वाले पार्ट में हो चाहे क्या है रिएक्टेंट वाले पार्ट में हो, बस ज्यादा होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है आपको, 4 दिख रहा है। क्या दिख रहा है किसमें, ऑक्सीजन। तो पहले हम ऑक्सीजन पकड़ते हैं, किसको पकड़ते हैं, ऑक्सीजन को। तो देखो भाई ऑक्सीजन 4 था, ऑक्सीजन 4 था कहाँ, प्रोडक्ट में। कहाँ था, प्रोडक्ट में। तो हम रिएक्टेंट में भी क्या किया, ऑक्सीजन को 4 कर दिए। हो गया समझ में आया। अकाय डब्बा के अंदर नहीं ले गए कि साफ साफ बोला था कि डब्बे के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ऑक्सीजन 4 कर दिया। क्या किया, ऑक्सीजन को 4 कर दिया। अब जैसे हम ऑक्सीजन को 4 किए तो हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया, 8। हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया। 4 दूनी के 8। याद रखना अगर कोई चीज अगर ऐसे लिखी है तो इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, मतलब 3 दूना के हाइड्रोजन कितनी बार, 6 बार। चाहे ऐसे लिखो चाहे 6 बार ऐसे लिखो, है कि नहीं। अगर यहाँ पे मान लो ये 6 बार और मैं कुछ और लेता हूँ, मान लो सोडियम है, क्या है, सोडियम है। सोडियम अगर यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, तो इसका मतलब सोडियम कितनी बार हो गया, 15 बार। सोडियम कितनी बार हो गया, 15 बार। इन चीजों को ध्यान में रखना आपको। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया भाई कि हमारे पास क्या है, ये तो हो गया, ऑक्सीजन का काम हो गया। ऑक्सीजन 4 बार देखो यहाँ पे मिल गया, लेकिन हाइड्रोजन 4 दूना का हो गया भैया, 8 हो गया। कितना हो गया, 8। तो जो डब्बा बना के हम नोट किए थे फिर नोट करेंगे हम इसका प्रोडक्ट, ध्यान देना। फिर क्या करेंगे, मेरे पास रिएक्शन यही है, ठीक है ना। अब हुआ क्या है कि इसके वजह से, इस 4 की वजह से चेंजेस आ गए। तो हम कहेंगे सर अगला पार्ट हमको अगर नोट करना होगा तो मैं ले लेता हूँ अलग से। फिर क्या कहेंगे, इधर लिखेंगे रिएक्टेंट और इधर क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट। अब यहाँ क्या लिखे, एफ में कोई चेंजेस नहीं था, ठीक है ना। और ऑक्सीजन हो गया आपके पास, और क्या हो गया, हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, 4 इधर भी ऑक्सीजन हो गया और 4 इधर भी ऑक्सीजन हो गया। लेकिन भाई हाइड्रोजन इधर 8 हो गया है और इधर हाइड्रोजन कितना है, इधर हाइड्रोजन आप देख लेते हैं। देखिए इधर तो 4 दूना के 8 हाइड्रोजन हो गया, उधर क्या है, 2 ही है। उधर कितना है, उधर हमारे पास 2 ही हाइड्रोजन है। और यहाँ पे Fe क्या है, अभी Fe को यहाँ 1 था और यहाँ पे Fe 3 है। अब इसमें हम कोई चेंजेस नहीं किए, देख लो भाई Fe यहाँ पे 1 है और यहाँ पे Fe क्या है, 3 है। आयरन यहाँ 3 बार, यहाँ 1 बार। अब मुझे बताओ भाई, तो साफ साफ इस कॉन्सेप्ट में लिखा गया था कि सबसे ज्यादा किसका, सबसे ज्यादा जिसका क्या होगा, एटम की संख्या होंगी, पहले उसको आपको बैलेंस करना है, उसके बाद किसी और को ध्यान देना है। तो अब जब एक रिएक्शन हुआ तो एक रिएक्शन होने के बाद मतलब हमने एक को बैलेंस किया तो दूसरे में चेंजेस आ गए। अब दूसरे में चेंजेस आ गए तो फिर एक बार डब्बा बना के सबको एक एक करके नोट करेंगे, फिर देखेंगे सबसे ज्यादा किसका है। तो सबसे ज्यादा किसका भाई, सबसे ज्यादा आप कहेंगे सर हाइड्रोजन का है। तो आओ हाइड्रोजन को सही करते हैं, हाइड्रोजन को सही करते हैं। तो जब हमने हाइड्रोजन को सही किया, देखना अब हम हाइड्रोजन को सही कर रहे हैं, तो हमने कहा चरण 4 में
सभी तत्वों परमाणुओं को चरण 3 की भांति क्या करें, संतुलित कीजिए, जैसे ये वाला हुआ। चलो अब एक जगह हम निपटा दिए, अब हम 4 में क्या किए, बाहर से क्या किए, 4 में गुणा कर दिए, क्योंकि उसके अंदर कोई चेंजेस करना नहीं है, तो 4 गुना के 8 हो गया। अब ये वाला पार्ट और ये दोनों पार्ट यहां तक ये सब क्या है, बराबर हो गए। बात आई एफ ए की, तो दोनों बराबर हो गए, फिर नोट करेंगे। फिर अगर इधर Fe3 है तो इधर क्या करेंगे, बाहर 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। यहीं पे हमारा रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, संतुलित हो जाता है। देखो ये तो हो गया। अब यहाँ हमने क्या किया, इसमें 4 गुणा कर दिया, तो 4 गुणा के 8 हो गया। अब यहाँ 3 है तो यहाँ भी किसके गुणा करेंगे, 3 गुणा करेंगे, ये क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलो अब आगे चलते हैं। यहाँ पे कहानी अब खत्म होती है। कह रहा सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया के दोनों तरफ क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, समान। द नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑल एलिमेंट इज द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द रिएक्शन। जो भी हमारा रिएक्शन है, बोथ साइड दोनों तरफ क्या होनी चाहिए, एलिमेंट की संख्या क्या होनी चाहिए, एलिमेंट के एटम के जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। किस तरफ, दोनों तरफ। इस चीज को क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। आइए अगले पे चलते हैं। ट्रिक सबसे लास्ट बताएंगे भाई। अब क्या करना है, आपका 4 स्टेप क्लियर हो गया। क्या हुआ, 4 स्टेप क्लियर हो गया। जरूरी नहीं है कि सारे इक्वेशन आपके 4 स्टेप में, 5 स्टेप में सॉल्व हो। कुछ तो आपके 2 स्टेप में सॉल्व हो सकते हैं, 3 स्टेप में सॉल्व हो सकते हैं, कुछ आपके 5 और 6 स्टेप तक जा सकते हैं। ठीक है, ज्यादा भी स्टेप लग सकता है और कम भी स्टेप लग सकता है। उसके लिए क्या करना, आपको तैयार रहना है। अब क्या करना है, 5वां स्टेप ये कह रहा है भाई, राइट द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्शन एंड द प्रोडक्ट। मतलब केमिकल रिएक्शन में जितने भी आपके प्रोडक्ट बने हैं, उन सभी प्रोडक्ट को क्या करना है, चाहे रिएक्टेंट पार्ट हो, चाहे आपका प्रोडक्ट वाला पार्ट हो, चाहे आपका अभिकारक हो, चाहे आपका क्या हो, उत्पाद हो, उसमें क्या करना है, उसको फिजिकल स्टेट के रूप में लिखना है। अर्थात सॉलिड, लिक्विड, गैस और क्या विलयन, जिसको कहते हैं क्या, जलीय विलयन, एक क्यों। तो इस रूप में लिखना है। क्या करना है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इस रूप में लिखना है। तो हमने क्या लिख दिया है, यफी क्या भाई, ठोस है। यफी क्या है, ठोस है, मतलब लोहा। अब क्या है, H2O, यहाँ पे पानी तीनों अवस्था में पाई जाती है। तो यहाँ पानी किस अवस्था में, गैस की अवस्था में है। यहाँ पे क्या है, Fe, ये क्या है, सॉलिड अवस्था में। यहाँ पे भी ये क्या है, गैस की अवस्था में है। बस यहीं पे आपका रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, संतुलित हो जाता है। और लास्ट में आपको लिखना है क्या, ताप, दाब, उत्प्रेरक। कहां पर लिखना है भाई, एरो के ऊपर चाहे एरो के नीचे। तो क्या है, राइट सम नेसेसरी कंडीशन लाइक टेम्परेचर, क्या लाइक क्या चीज, टेम्परेचर, प्रेशर एंड क्या कैटलाइज्ड, क्या करना है, एबव और क्या बिलो, किसके, एरो के नीचे चाहे एरो के ऊपर। जैसे हम ऊपर आपको समझाए थे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहीं पे कहानी होती है खत्म। अब अगला टॉपिक यहां से हमारा क्या होगा, स्टार्ट होगा, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब रासायनिक अभिक्रिया कितने टाइप के होते हैं, इसको एक एक करके देखते चलते हैं। ठीक है, यहां से हमारा नया स्टार्ट हो जाएगा। चैप्टर नहीं भाई, चैप्टर वही है। अब इसमें देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया तो हो रही है, केमिकल रिएक्शन तो हो रहे हैं, लेकिन कितने तरीके से केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, इसके बारे में हम अब देखने जा रहे हैं। आइए, ये कह रहा है पहला आपके पास है क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है, ये आपकी हेडिंग है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, ये आपके पास एग्जांपल है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ को, सब्सटेंस को आपस में मिलाते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है। इसे कहते हैं संयोजन। संयोजन मतलब क्या, जोड़ना। संयोजन मतलब जोड़ना। ठीक है ना। अब कॉम्बिनेशन मतलब क्या समझ लें भैया, जोड़ना। जोड़ना अर्थात क्या कह सकते हैं आप, ऐड। ठीक है ना। द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर, 2 या 2 से अधिक क्या करना है, रिएक्टेंट्स कंबाइंड करना आपको विथ ईच अदर टू फ्रॉम अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड। कितना भी प्रोडक्ट को आप कितना भी रिएक्टेंट का आप ले लीजिए, चाहे 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट पार्ट लीजिए, सबको मिलाने के बाद केवल एक ही बने तो उसे क्या कहेंगे हम, वो हमारा कहलाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन अर्थात संयोजन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक
परस्पर संयोग करके आपस में मिलकर एकल मतलब एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसी को संयोजक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लो तुम्हारा मन किया चिकन बनाने का, चिकन बनाओगे भाई, उसमें क्या डालोगे, मसाला डालोगे, ठीक है ना, और क्या लाओगे, चिकन लाओगे, ठीक है, और उसमें प्याज डालोगे, लहसुन डालोगे, तो ये आप क्या है, आपका ये भैया है 2 और मोर, तो मतलब 2 या 2 से अधिक क्या लिए, रिएक्टेंट, लास्ट में क्या बनेगा आपका, चिकन बनेगा, और रसेदार वाला, है कि नहीं। लेकिन इसमें बहुत सारे क्या है डाले गए ना, क्या डाले गए भाई, प्रोडक्ट नहीं, आपके रिएक्टेंट डाले गए, वहां से प्रोडक्ट बना, उस प्रोडक्ट का रंग अलग तरीके से बन गया, उसकी गंध बदल गई, है कि नहीं, उसका स्वाद बदल गया। तो हम कहेंगे गुरु ये जो काम हुआ है ना, ये केमिकल रिएक्शन की वजह से हुआ है। आइए अगला देखते हैं क्या होने वाला हमारा। एग्जाम्पल आपके सामने है कि मान लो हमने कार्बन लिया और ऑक्सीजन लिया, क्या बन गया हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ठीक है ना। ये कब हो रहा है, जब बिटवीन एलिमेंट्स, जब तत्वों के मध्य हम क्या करा रहे हैं, रिएक्शन, जब एलिमेंट के बीच हम रिएक्शन करा रहे हैं तब ये बन रहा है। और ये बिटवीन क्या भाई, कंपाउंड, जब यौगिक के मध्य कराएंगे तब क्या होगा, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये क्या है, जल। अब बनाया क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कहते हैं क्या, बुझा हुआ चूना, क्या कहेंगे, बुझा हुआ चूना। तो ये कंपाउंड है, ये क्या है, कंपाउंड। कंपाउंड इसमें शॉर्ट ले लो, इसका लिख लिया करो भाई, ठीक है ना, वीडियो को रोक के लिख लिया करो। और ये हम जब एलिमेंट और किसको, कंपाउंड के बीच में रिएक्शन करा रहे हैं, ये हमारा कंपाउंड है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हमारा ऑक्सीजन है, बना क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। अब यहां से हमारा दूसरा स्टार्ट होता है, यहां से हमारा दूसरा स्टार्ट होता है पार्ट, देखते हैं इसमें क्या करना है। ये कह रहा है भाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसका मतलब होता है वियोजन, या क्या होता है, अपघटन। अपघटन और वियोजन का मतलब होता है टूटना, क्या होता है, टूटना। सीधी सी बात रखो याद, क्या भैया, टूटना, ये क्या है, टूटना, या कह सकते हैं टूटा हुआ, टूटना, क्या हो जाए, ब्रेक करना, क्या करना, ब्रेक करना, तोड़ना। कैसे तोड़ रहे भाई, हम करें ऑल केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड, कोई सिंगल कंपाउंड हमारे पास है, क्या है, कोई सिंगल कंपाउंड हमारे पास है। अब इन टू और मोर सिंपलर क्या सब्सटेंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हीट, कब हो रहा है, हीट और क्या, लाइट और क्या, इलेक्ट्रिक, इज कॉल्ड अ डिकम्पोजिशन। कह रहा है कि जब कोई सिंगल सब्सटेंस या सिंगल पदार्थ या कोई ऐसा कंपाउंड जो क्या हो, सिंगल हो, कोई एकल यौगी, जब उसमें क्या करें, उष्मा दें, जब क्या करें, प्रकाश दें, जब क्या करें, विद्युत दें, तब क्या होता है, उष्मा प्रकाश और विद्युत के प्रभाव से, उष्मा प्रकाश और विद्युत के प्रभाव से जब वो क्या करेगा, 2 से अधिक सरल पदार्थ में क्या होगा, टूट जाएगा, अर्थात विघटित हो जाएगा, उसी को क्या कहते हैं, वियोजन अथवा अपघटन। क्या कहते हैं, वियोजन अथवा अपघटन कहते हैं। जब क्या, उष्मा की वजह से होगा तो उष्मा क्षेपी, प्रकाश से होगा तो प्रकाशी, और विद्युत से होगा तो क्या, विद्युत। इन 3 चीजों में हम देखेंगे, मतलब वियोजन आपका क्या है, डिकम्पोजिशन 3 टाइप के होते हैं। कितने, 3 टाइप। कब कब भाई, हीट से, सनलाइट से, और क्या, इलेक्ट्रिसिटी से। 3 तरीके से होते हैं, हीट से होगा, इलेक्ट्रिसिटी से होगा, और किससे, लाइट से होगा। आओ तो हम एक एक करके तीनों को देखते हैं। आपके सामने लिखा गया साफ साफ, ठीक है, साफ साफ लिखा गया यहाँ पे। देखो ये क्या कह रहा है, हमने कहा कि टूटना तो होगा, विघटित हो जाएगा, टूटेगा, फूटेगा भाई, लेकिन कब, जब उसमें हीट देंगे तब, जब सनलाइट देंगे तब, जब इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत धारा प्रवाह करेंगे तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो कह रहे हैं वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार, एक क्या होता है, उसमें वियोजन, जब हम टेम्परेचर देंगे, ठीक है ना, प्रकाशीय वियोजन फोटोलाइसिस, और विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इन तीनों का नाम याद कर लो, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलाइसिस, और क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस।
बात समझ में आ गई। अब देखो पहला हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन, ये कह रहा है कि उसमें वियोजन, ठीक है ना। द केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड्स डिकम्पोजेस इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस व्हेन हीट इज द प्रोवाइडेड टू इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। कहने का मतलब कोई ऐसा कंपाउंड है जब उसमें हम हीट कर रहे हैं तो दो या दो से अधिक पार्ट में क्या हो रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, तो उसे कहेंगे क्या, उसमें वियोजन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल यौगिक क्या चाहिए या एकल यौगिक को उष्मा प्रदान करने पर वह दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित मतलब टूट जाता है, तो उसे उष्मीय वियोजन कहते हैं। वो वियोजन जो उष्मा की वजह से होता है उष्मीय वियोजन कहलाता है। जैसे देखो हमारे पास क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। जब पोटेशियम क्लोराइड को हम हीट करते हैं, क्या करते हैं भाई, हीट करते हैं पोटेशियम क्लोराइड को, तो ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। इसमें पोटेशियम क्लोराइड जो है कि पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। कब, जब इसको हम हीट करेंगे तब। ये हो गया आपका पहला वाला क्या, उसमें वियोजन हो गया। मैं बार बार कहूंगा नहीं कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं बार बार, आप ले लिया करो आप स्क्रीनशॉट। नहीं लेना हो तो आप क्या कर सकते हैं, नोट भी कर लीजिए, कोई ज्यादा है नहीं, वीडियो को पॉज करके रोक लीजिए। जब भाई 5G मोबाइल आप लोग के पास है, जब चले रहा है, नेट अनलिमिटेड है, तो क्या परेशान होने की जरूरत है। स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा है आप उसे नोट करेंगे, लिखेंगे तो खोपड़ी में बैठा रहेगा। जितनी दफा नोट करेंगे उतना ज्यादा आपको याद होता चला जाएगा, ठीक है। एक और ले लेते हैं, ये आपका क्या है, फेरस सल्फेट है। जब इसको हमने क्या किया, टेम्परेचर दिया, अर्थात क्या किया, गर्म किया, तब क्या हुआ, फेरस ऑक्साइड का रंग कैसा होता है, भूरा लाल रंग होता है। ये देखो टूट जा रहा है, SO2 और SO3 में क्या होता है, टूट जाता है, दो या दो से अधिक। जब चूना पत्थर को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जब हीट कर रहे हैं तो ये भी क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में क्या हो रहा है, टूट जा रहा है। ये हमारा क्या हो जाएगा, बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना। आइए आगे चलते हैं। काफी आप देखते हैं दूसरा हमारा क्या था, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये कह रहा है प्रकाश अपघटन। तो सेम वही डिफिनेशन होगा, डिफिनेशन में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, साफ साफ वही लिखा है जो इसके पहले लिखा था। ये कैसे टूट गया भाई, इसमें टेप लगाओ। जो हो रहा था, जो उष्मा देने के बाद टूट रहे थे, अब क्या है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूट जा रहे हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड क्या हो रहा है भाई, चांदी में और किसमें, क्लोरीन में टूट रहा है। यहाँ पे क्या है, सिल्वर क्लोराइड दोनों है भाई, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड हुआ, ये क्लोराइड नहीं है, क्या है, ब्रोमाइड। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रोमाइड है, ठीक है ना, सिल्वर क्लोराइड है और ये क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड है। जब सनलाइट इस पे आती भाई तो चांदी में, और ब्रोमाइड है तो ब्रोमीन में, क्लोराइड हो तो क्लोरीन में क्या होता है, टूट जाता है। कह रहा है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी एकल यौगिक को, सेम डिफिनेशन, कोई दिक्कत नहीं, कोई चेंजेस नहीं है। यहां तक तो लाइन आप देख पा रहे हैं सेम है, और जो अगला डिफिनेशन आएगा उसका भी लाइन क्या होगा, सेम होगा। बस यहीं पे लिख दिया गया सूर्य का प्रकाश, और वहीं पे क्या लिखा था, उष्मा। बस क्या लिखा था, उष्मा, और यहाँ पे क्या लिख दिया है, सूर्य का प्रकाश आने पर फिर वही इस कहानी, तो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है। सिर्फ डिफिनेशन में कोई भी चेंजेस नहीं है। जहां पे आएगा सूर्य का प्रकाश तो सूर्य की वजह से तो कहेंगे प्रकाश अपघटन, और जहां पे आएगा हीट तो कहेंगे थर्मल डिपोजिशन, ठीक है ना। अब आते हैं आगे, डिकम्पोजिशन। ये लास्ट आपका होने वाला है इस टॉपिक से। जो 3 डिफिनेशन थे, तीनों में से हमने देख लिया। ये कह रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस, तो कह रहा है विद्युत अपघटन। जब हम करंट देते हैं तो सारा कुछ वही है, किसी जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उस विलयन के संघटक तत्व अपघटित हो जाते हैं। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, विद्युत वियोजन कह लेते हैं इसको। क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं, चाहे विद्युत वियोजन भी से कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज passes through an aqueous solution,
the constituent element of that so solution get decomposition the reaction is called electrolysis. करने का सेंस भाई यही है कि जैसे हमारा हीट पे हो रहा था जैसे हमारा सनलाइट पे हो रहा था वैसे किस पे होगा, इलेक्ट्रिक करंट पे। मान लो कोई हमने लिया और इसमें क्या किया, ये हमारा सोल्यूशन है अर्थात हमारा विलयन है, इसमें जब करंट फ्लो करेंगे तो क्या होगा, जो डिकम्पोजिशन होगा, जो दो या दो से अधिक पार्ट में डिवाइड होंगे वही हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाएगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं पानी है पानी में क्या है, हाइड्रोजन गैस और क्या है, ऑक्सीजन गैस है। कब, जब इसमें करंट फ्लो कराएंगे तब। अब आ जाओ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाना। ये कब होता है, जब हमको क्या सक्रियता श्रेणी याद होगी तब। अब आती है आपकी ट्रिक की बात, सक्रियता श्रेणी को याद कैसे करें उसके ट्रिक की बात अब आएगी। तो कह रहे हैं विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है तो द केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव, क्या मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस a less reactive element from is the compound is called displacement reaction। कहने का सेंस यही भाई, जब हम एक से या दो से अधिक लोग एक जगह रहते हैं तो अगर उसमें कोई ज्यादा सक्रिय होता है तो उसके साथ लोग चले जाते हैं। आज की डेट में हर कोई क्या है, खुद क्या है। आओ एक एग्जाम्पल समझाते हैं आपको पहले देख लेते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपेक्षाकृत अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उनके यौगिक से विस्थापित कर देता है, इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम आपको समझा देते हैं। देखो मान लो क्या है, ये एक लड़का है, पहले बढ़िया समझ लो भाई इसको। देखो जिस उम्र में तुम लोग हो उसी उम्र की मैं बात कर रहा हूँ ताकि तुम लोग को ज्यादा समझ में आए। ये क्या भाई, बॉय है और ये क्या है, गर्ल्स। ठीक है, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा। अब देखो एक ठो लड़का है, क्या है, एक ठो लड़का है और क्या भाई, एक ठो लड़की है। ध्यान से, एक लड़का और एक लड़की है। अब हम कहीं गए, कहाँ गए, एक लड़का और मिला, क्या मिला, लड़का, एक लड़का और मिला। अब यहाँ से प्रोडक्ट क्या बन के आएगा, ध्यान दो। ये लड़का जो और ये लड़की है भाई, ये जो लड़का एक लड़की, ये दोनों हमेशा एक साथ रहते हैं, हमेशा क्या है, एक साथ रहते हैं। मान लो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, एक साथ ही हमेशा है। और याद रखना, जिंदगी में एक चीज हमेशा याद रखना कि दुनिया में हर कोई खुद से बेहतर तलाशता है। अगर आपसे बेहतर कोई मिला तो सामने वाला आपको छोड़ के चला जाएगा। इस बात की 100% फुल गारंटी मैं ले रहा हूं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा जो क्या करेगा, तुम आपसे अगर कोई बेहतर मिल गया तो कोई भी छोड़ चला जाएगा, फिर उससे कोई बेहतर मिला फिर कोई छोड़ देगा। आज डेट में लोग हमेशा बेहतर की तलाश में रहते हैं। खासकर इन सब चक्करों में तो मत पड़ना। अगर लड़का लड़की एक साथ जा रहे हैं, किसी पार्टी में हम गए, एक लड़का और उस पार्टी में हम गए कहाँ पे, शादी में। मान लो शादी में गए, शादी में जाने के बाद अगर इस लड़के से, ये जो लकड़ा है, ये जो भाई आपके सामने लड़का दिख रहा है, इसके पास मनी अगर कम है, इसके पास मनी अगर ज्यादा है, ये अगर स्मार्ट कम है, अगर ये स्मार्ट क्या है, ज्यादा है, तो भैया प्रोडक्ट क्या निकल के आएगा। अब ये लड़का, ये लड़की अब इस लड़के के साथ हो जाएगी, इस लड़के को अकेले क्या करेंगे, छोड़ देगी। इस लड़को क्या करेगी, छोड़ देगी। तो उधर फिर से बनेगा क्या, लड़की और क्या बनेगा, लड़का। कौन, जो दोनों में क्या बेहतर हो, और जो बेचारा कमजोर हो क्या होगा, बाहर निकाल के फेंक दिया जाएगा। इससे बढ़िया एग्जाम्पल नहीं हो सकता आपको समझने के लिए। बात समझ में आई। मान लो हमारे पास मेला देखने आना है, छोड़ो मेला देखने आना है। अब दो दोस्त हो, क्या हो, दो दोस्त हो, दो दोस्त एक साथ हो, ठीक है ना। एक के पास 50 रुपया है, ध्यान देना, एक के पास 50 रुपया है, एक के पास 500 रुपया है। अब मेला देखने गए, मेला में एक और दोस्त मिल गया। अब बताओ ये दोस्त किसके साथ रहना चाहेगा, ये दोस्त किसके साथ रहना चाहेगा, जो 500 वाला है उसके साथ रहना चाहेगा। इसके पास 500 है और इस दोस्त के पास 700 रुपया है, तो ये जो 500 रुपया वाला है ना, इस 700 रुपया वाले के साथ जुड़ जाएगा। आई 50 रुपया वाले क्या करेगा, छोड़ देगा। तो मिला जुला कि एक अमीर और एक गरीब दोस्त हैं, एक साथ कहीं जा रहे हैं। अगर अचानक कोई एक और मिल गया जो क्या है, अमीर है, तो अमीर वाला जो दोस्त है उसको छोड़ के अमीर के साथ चला जाएगा, गरीब क्या करेगा, वहीं पे छोड़ देगा। इसीलिए दोस्ती बराबर की या क्या हो, मजबूत बॉन्ड होना चाहिए। आइए यहाँ तक आपको चीज समझ में आ गई होगी। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, आप देख पा रहे हैं, ए है और बी प्लस सी है। और अगले में क्या हुआ भाई, अगले में क्या हुआ यहाँ से कि जो ए है
ए के साथ सी चलाया, बी को अकेले छोड़ दिया, मतलब बी क्या रहा होगा, कमजोर रहा होगा, इसलिए बी को छोड़ दिया। उसने क्या किया, छोड़ दिया। किसी न किसी चीज में क्या रहा होगा, कमजोर रहा होगा, तो उसने बी को क्या किया, छोड़ दिया। ये बात समझ में आ गई। कह रहा है ए तत्व ए यौगिक बीसी में से तत्व बी को विस्थापित अथवा प्रतिस्थापित करके सी के साथ क्या किया, संयोग कर लिया। सेम कहानी हुई, धातु एवं अधातु दोनों विस्थापित अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं। मतलब विस्थापित अभिक्रिया में चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, दोनों क्या करेंगे, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ कुछ खास है नहीं, जो चीज मैंने समझाया वही सबसे मस्ट है, उसको आपको क्या करना है, खोपड़ी में बैठा लेना। अब देखो विस्थापन भी कई तरीके से होता है, एकल विस्थापन, द्विविस्थापन। कभी कभी क्या है, टूटने के बाद एक में डिवाइड होते हैं, कभी कभी क्या है, दो या दो से अधिक डिवाइड होते हैं। तो कह रहा है एकल विस्थापन। कह रहा है एकल विस्थापन, एकल विस्थापन अभिक्रिया में कोई तत्व किसी यौगिक के एक तत्व अथवा आयन को प्रतिस्थापित करके यौगिक में उनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं। किसमें, आयन में। और है क्या, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट। इन अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट reaction or element replace an element or ion of a compound and takes its place in the compound. एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं भाई, मान लो हमारे पास क्या है, तांबा है और क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है। से सिल्वर क्या किया है, Ag को प्रतिस्थापित करके कापर नाइट्रेट कर दिया, मतलब सिल्वर को निकाल के बाहर फेंक दिया और क्या किया, कापर को अपने अंदर रख लिया। तो मतलब कहीं ना कहीं सिल्वर कहाँ रहा होगा, सिल्वर बेचारा गरीब रहा होगा। सिल्वर कहाँ रहा होगा, गरीब रहा होगा, इसलिए उसको निकाल के फेंक दिया। सिल्वर क्या था, गरीब था। देखो यहाँ पे, देखो सिल्वर 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 कहाँ गया भाई, Ag, ठीक है ना, Ag क्या है, कापर से गरीब। तो जैसे बढ़ते जाओगे, पहले सबसे ज्यादा इसका इसका इसका, तो कापर है और क्या है, सिल्वर है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, कहाँ गया, देखो तो क्या किया, कापर नीचे, Ag ऊपर है, Ag को छोड़कर क्या किया, कापर के साथ अपना निर्माण स्थापित कर लिया। ठीक है ना, यहाँ देखो Ag को छोड़ दिया और क्या है, कापर को अपने साथ ले लिया। आगे बढ़े, चलिए। इसी प्रकार कापर सल्फेट जली विलयन में लोहे की कील डालने पर लोहा कापर को प्रतिस्थापित करके फेरस ऑक्साइड बनाया था। अब देखो कापर है और क्या है, आयरन। तो अब देखोगे कि कापर और आयरन, तो देखो भाई कापर और आयरन। अभी मैं इसको याद कराऊंगा, इसको एकदम धांसू ट्रिक दूंगा भाई, ऐसा ट्रिक आपको यूट्यूब पे मिलने वाला नहीं है। एक ही बार में आपको याद हो जाएगा। एक ट्रिक ना दो है और मांगेंगे और बनाएंगे। देखो कापर आपका यहाँ है और क्या है, आयरन आपका यहाँ है। तो कापर क्या होगा, कापर को छोड़ के आयरन के साथ अभिक्रिया कर लिया, जो भी हमारे पास विलयन था उसके साथ वो चला गया। सबसे ज्यादा पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इसको भी हम याद कराएंगे लास्ट में। ठीक है ना, ये आपका बढ़िया चीज है। या तो याद करना चाहो तो भैया करा देंगे आपको, तो ज्यादा कुछ बचा नहीं है, 3-4 पेज और बचा है, इसको निपटाते हैं, फिर इसके बाद आपको याद कराते हैं। द्विविस्थापन दो जगह हो जाएगा। कह रहा है द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो आयनिक यौगिक के मध्य, आयनिक 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 अर्थात आयन के मध्य। सीबीएसई बोर्ड वाले परेशान हो भाई, आपका भी इंग्लिश वाला भी है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, सारा कुछ हम एक साथ नहीं लेके आए, एक ही साथ लेके आए। तो कह रहा है आयनिक यौगिकों के मध्य आयनों का क्या है, विनिमय, मतलब चेंजेस, क्या एक्सचेंज कर रहे हैं, होता है तो होता है, और दो नए यौगिक का निर्माण होता है तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कह रहा है कि एकल में एक ठो बनता है, द्विविस्थापन में क्या, एकल में दो ठो मिलाए तो एक बना, जिसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, वो एकल उत्पाद भी कह सकते हैं। संयोजन अभिक्रिया को क्या कह सकते हैं हम, एकल विस्थापन भी कह सकते हैं। अब क्या होता है, अब ये द्विविस्थापन का मतलब दो कंपाउंड बनेंगे। कितने बनेंगे, दो कंपाउंड बनेंगे। देख पा रहे हो, इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब एक छोड़ के एक को जा रहा है, तो लेकिन अब यहाँ क्या होगा, दोनों में से कुछ ना कुछ छोड़ के इधर भागेंगे। अगर दो दोस्त उधर है, दो दोस्त इधर है, तो अमीर वाले अमीर के साथ, गरीब वाले गरीब के साथ। बात समझ में आई, यही कहानी यहाँ पे हो रही है। यही कहानी क्या हो रही है, यहाँ पे हो रही है। आपको चीजें समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ रही है। नहीं आएगी दोबारा बताना, एक बार फिर रिवीजन क्लास रख देंगे इस चैप्टर का, लेकिन अगली बार रिवीजन क्लास में रखूंगा तो उसको पीडीएफ के थ्रू नहीं पढ़ाऊंगा, उसको मैं अपने हाथ से राइटिंग करके पढ़ाऊंगा, और कम नहीं क्या करेंगे, उसको हम निपटा देंगे, कम नहीं क्या करेंगे, उसे हम खत्म कर देंगे। कह रहा है उदाहरण में सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट जो है हमारा भाई क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, और क्या सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया सिल्वर Ag+ तथा सोडियम का Na+ आयनों का
परस्पर क्या करना है, आयनों का परस्पर विस्थापन हो जाता है और सिल्वर क्लोराइड अथवा सोडियम नाइट्रेट यौगिक का निर्माण होता है। अपना एक एक छोड़ के उसके साथ क्या कर रहे हैं, जुड़ जा रहे हैं। ये क्या करना है आपको दिमाग में। चलिए अब देखते हैं, यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें कुछ समझाने लायक खास है नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देख लो भाई, मान लो दो हैं, हमने कहा एक लड़का है एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, ठीक है ना, एक लड़का और एक लड़की, दो साथ में हैं, कोनो मेला में घूम रहे हैं। हाय गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मेला में घूम रहे हैं और ये दोनों का घूम रहे हैं। यहाँ पे ई अमीर है, यहाँ पे ई अमीर है, यहाँ पे ई गरीब है, यहाँ पे क्या है, ई गरीब है। अब कह रहा है ए के साथ क्या मिल गया, ये लड़का मान लो पॉजिटिव है, लड़की मान लो नेगेटिव है, सी पॉजिटिव और क्या है नेगेटिव है। अभी दो लड़की है, कहाँ है, दो लड़की है और ये क्या है, दो लड़के, ध्यान रखना ये क्या है, दो लड़के हैं। अब इसमें मान लो हाई लड़की ज्यादा सुंदर निकल गई, ये क्या करेगी, अगर ये लड़का इधर का सुंदर है, अगर मान लो ध्यान समझना भाई, ये लड़का क्या है, सुंदर है मान लो, ठीक है, और उसमें से क्या कर रहा है कि ए और डी, यहाँ से मान लो ये सुंदर लड़की, ठीक है ना, तो ये जो सुंदर लड़का है या सुंदर लड़की, इन दोनों कंबाइंड बन जाएगा यहाँ पे, और जो खरप्पा वाले बेचारे कहाँ बन गए, एक जगह, कहाँ गए थे, मेला में, शादी में, ब्याह में, कहीं गए थे, तो वहाँ पे क्या होगी, कहानी गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए हमेशा मैं यही कह रहा हूँ कि दुनिया में जितने भी पर्सन है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हमेशा खुद से बेहतर की तलाश में रहते हैं। खुद से मतलब नहीं, जो उसके साथ हो उससे कोई बेस्ट मिले, उससे कोई बेस्ट मिले और आपको ड्रॉप कर दी जाओगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। कोई भी किसी को छोड़ रहा है तो इसी रीजन से छोड़ रहा है, या तो सुंदरता नहीं है, या तो पैसे नहीं है, या तो इज्जत नहीं है, या तो सम्मान नहीं है, या तो आपके पास क्वालिटी नहीं है। इस बात को याद रखो भाई। आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखा गया है भाई सिल्वर नाइट्रेट बदल गया किसमें, सोडियम क्लोराइड में, यहाँ सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट में बदल गया। इस चीज को याद रखना है। अब बात समझ में आ गई, अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है अगला है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण वाली कहानी यहाँ पे आ गई आपको, फोटो केमिकल रिएक्शन। ये कह रहा है वे रासायनिक अभिक्रिया क्या भाई, वे रासायनिक अभिक्रिया जो पूर्व के प्रकाश की उपस्थिति में, जो क्या है, पूर्व नहीं लिखा है, सूर्य लिखा है, क्या लिखा है, सूर्य लिखा है, क्या होना चाहिए, सूर्य। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, दोज केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस इन द रिप्रेजेंट ऑफ सनलाइट। क्या भाई, सनलाइट, इंग्लिश वाली सही है, सनलाइट मतलब यहाँ क्या लिखा है, सूर्य। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें क्या, प्रकाश संश्लेषण। इस अभिक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है, क्या होता है, अवशोषण होता है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का दिखाता है। तो जो हमारा प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन क्या है, पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ये बायो का टॉपिक है, बायो में पढ़ा देंगे आपको। जड़ से क्या लेते हैं, जड़ से मिट्टी से जल लेते हैं, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से सनलाइट लेते हैं, और वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और क्या करते हैं, उसी से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। यह स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं। जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। आगे बढ़े, ये आप देख लेंगे, दोज केमिकल रिएक्शन विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या है, फोटोकेमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड। और कहाँ होता है भाई, फोटोसिंथेसिस। एकदम हाईलाइट करके रखा गया सारी चीज, आपको परेशान होना ही नहीं है। स्क्रीनशॉट मारो, आराम से रीड करो, काम हो जाए। समझाने का काम मेरा, याद करने का काम आपका, पढ़ाने का मेरा, पढ़ने का आपका। बताऊंगा मैं, एग्जाम दोगे आप, ठीक है। पास आप होगे, इज्जत और सम्मान मुझे भी मिलेगा, और मुझे भी अच्छा होगा कि मैंने जो पढ़ाया है वो बेहतर पढ़ाया है। क्या है, मैं जो पढ़ाया हूँ बढ़िया पढ़ाया हूँ, जिससे क्या है, समझ में आपको ज्यादा आया। ये कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या क्रिया होती है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन है और ये जल है, इसके रिएक्शन से क्या बनता है, ग्लूकोज बन गया, और क्या बना है, जल बना, और क्या बना है, ऑक्सीजन बना है, ठीक है ना। ये डाइऑक्साइड है, ये क्या है, ऑक्सीजन। ये क्रिया आपके सामने हो रही है, क्या, और क्या, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ में पाया जाता है भाई, पत्तियों में पाया जाता है। आ जाओ,
ऊष्माक्षेपी, ये आपके एग्जाम में पूछता है भाई, ये आपको जानना है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, ठीक है ना। चलो देखते हैं, काम कम कर रहा है क्या। ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। ऊष्माशोषी, शोषी मतलब भैया जो ऊष्मा के सोख ले, क्या हो, ऊष्मा को सोख ले। ऊष्माक्षेपी जो क्या हो, गर्मी दे, जो गर्मी दे, मतलब जो गर्मी दे वो ऊष्माक्षेपी, जो गर्मी को क्या करे, ऑब्जर्व कर ले, मतलब सोख ले, तो क्या कहलाएगा, ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा, ऊष्मा क्या हो, अवशोषण हो, ऑब्जर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। और ये कह रहा है इसके विपरीत वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊर्जा या ऊष्मा मुक्त होती है, मतलब क्या होती है, रिलीज होती है, उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। सच केमिकल रिएक्शन, देखो भाई ध्यान समझो, विच क्या, ऑब्जर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, आर कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको, और इसको क्या कहेंगे भाई, आपका यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, आपको दोनों क्या करना है, यहाँ पे याद कर लेना यहाँ से, तो सीधी सी बात समझ में आई। ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा क्या करना, प्रदान करना, ऊष्माशोषी मतलब ऊष्मा को ऑब्जर्व करना। अभी कितना बचा भाई, ठीक है, हम लोग कहाँ तक पहुंच गए, आप और देखते हैं यहाँ से। अब स्लाइड छोटी छोटी है, अब इन दोनों में अंतर क्या है ये भी देख लीजिए। बर्फ का पिघलना क्या कहलाएगा, ऊष्माशोषी। जो बाहर की जो ऊष्मा होती है, जो बाहर जो टेम्परेचर होता है, बर्फ जब पिघलती है तो बाहर वो क्या करती है, ऊष्मा को क्या करती है, अपने अंदर समाहित कर लेती है। और जल का वाष्पीकरण, जब जल वाष्पित होता है तो वाष्पित होकर जब बाहर निकलता है तो जो बाहर के वातावरण जो ठंडी है उसे क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है। और बर्फ क्या करता है, बाहर की जो गर्मी को उसे ऑब्जर्व कर लेता है, चाहे ठंडे को ऑब्जर्व करे चाहे गर्म को ऑब्जर्व करे, मिला जुला कर अवशोषित करेगा। तो पानी उबल रहा है तो जो उसमें वाष्प निकल रही है वो क्या कर रहा है, इन्वायरमेंट में जो क्या है ठंडी हवाएं हैं उनको ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब उनको अवशोषित कर रहा है। और जब बर्फ पिघल रही है तो जो बाहर गर्मी उसे वो क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहा है। तो मेल्टिंग ऑफ आइस और क्या है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ठोस लवणों का पिघलना, ठोस लवणों का मेल्टिंग ऑफ सॉलिड स्टेट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कोयले का दहन, ये क्या है, अगर कोयला जलेगा तो गर्मी निकलेगी भाई, कोयले का, लोहे में जंग लगना, और क्या, कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण। थोड़ा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ये छोटा हो रहा है तो इसका ले लो, ठीक है ना। कैल्शियम डाइऑक्साइड, ये सारे आपके दोनों हैं और इन दोनों को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। यही आपका पूछता है बार बार एग्जाम में, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। आपको मैं सिलेबस जिसमें डिस्कस किया हूँ उसमें भी ये लिखवा के मैं रखा हूँ, हो गया। अब हम बस पहुंचने वाले हैं, इसके बाद बस ट्रिक के बारे में बात करेंगे, ट्रिक के साथ ये क्लास हमारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, एक चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट खत्म। अगला हम लोग के सामने क्या दिया गया भाई, किसी भी अभिक्रिया में एक पदार्थ, किसी भी अभिक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण, अपचयन तथा एक पदार्थ का अपचयन हो रहा हो तो उसे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया। वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण क्या हो और अपचयन हो उसे क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। अलग से मैं लिया नहीं हूं, अपचयन क्या होता है देखो, जब क्या हो, हाइड्रोजन में क्या हो, ये कह रहा है हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण और ये क्या हो रहा है, कॉपर का अपचयन। जब ऑक्सीजन की कमी हो और हाइड्रोजन की बढ़ोतरी हो, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का ह्रास हो उसको क्या कहेंगे, अपचयन। हाइड्रोजन की कमी, अरे ऑक्सीजन कमी तो अपचयन, और हाइड्रोजन की बढ़ोतरी, अरे ऑक्सीजन की बढ़ोतरी तो क्या करेगा, ऑक्सीकरण। अ से ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन बढ़ेगा तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा, और जब ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है तो मिला जुला के मोटा मोटी देखो, याद कैसे करोगे, याद कैसे करोगे, ऑक्सीकरण क्या है,
ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होगा, बढ़ेगा। ऑक्सीजन बढ़ेगा तो ऑक्सीकरण संख्या। अब क्या, अपचयन। अपचयन मतलब ऑक्सीजन क्या होगा, कम होगा। ऑक्सीजन क्या होगा, कम होगा। और जब ऑक्सीजन बढ़ेगा तो हाइड्रोजन क्या होगा, कम होगा। और जब ऑक्सीजन कम होगा तब हाइड्रोजन क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है ना। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया उसे कहते हैं, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन बढ़ता है और हाइड्रोजन की ह्रास होती है, कमी होती है। और वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की ह्रास होती है और हाइड्रोजन की बढ़ोतरी होती है, उससे हम क्या कहते हैं भाई, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इतना में याद कर लो, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत इसमें नहीं है। स्क्रीनशॉट लो, कहानी को खत्म करो। ठीक है। इफ इन एनी रिएक्शन ऑन सब्सटेंस इज द बॉइंग द ऑक्सीजन, मतलब मिला जुला के भैया यही काम कर रहा है हमको। ऑक्सीजन बढ़ेगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और इसी को रेडॉक्स अभिक्रिया। जब ये दोनों एक साथ होंगी, कौन आपका क्या है, ऑक्सीडेशन, और क्या है आपका जो हो रहा है क्या, रिडक्शन। जब आपका रिडक्शन और क्या है, ऑक्सीडेशन जब एक साथ होगा तो उसे कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। काफी समय हो गया बस कुछ डिफिनेशन और बचे, इसके बाद हम काम को खत्म करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ, तब तक आप इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण, मतलब एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में क्या क्या रिएक्शन हो रहे हैं उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। लास्ट में आपको ट्रिक बताऊंगा, 2 ट्रिक बताऊंगा रसायन क्या है, सक्रियता श्रेणी को याद करने के लिए, और वो ट्रिक आपको ज्यादा काम करेगी। कह रहा लोहा, चांदी, तांबा आदि धातुओं से निर्मित वस्तुओं क्या है, अम्ल और क्या, वायु या क्या, आर्द्रता आदि। ये आर्द्रता लिखा गया है, थोड़ा सा गलत है, आर्द्रता, ठीक है ना, आर्द्रता, आर्द्रता, ठीक है ना, आर्द्रता आदि के संपर्क में आने से धीरे धीरे क्या होती हैं, वो चीजें नष्ट होने लगती हैं, खराब होने लगती हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, संक्षारण। क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। संक्षारण किसे कहते हैं, याद रखना भाई, संक्षारण उसे कहते हैं जब कोई मेटल या कोई धातु, चाहे सोना, लोहा, टीना, कुछ हो, ठीक है ना, जब कोई धातु वायु के संपर्क में या ठंडा गर्म होने की वजह से या वायु के संपर्क में आने से उसमें जो डिकम्पोजिशन होता है, जो वो नुकसान होता है, डिकम्पोजिशन नहीं, वो क्या होता है, जो नष्ट होता है, जो खराब होता है, वही क्या कहलाता है, संरक्षण। आपका ये धातुएं अपने चारों ओर वायुमंडल के साथ क्या करती हैं, रासायनिक अभिक्रिया करके ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड अथवा सल्फाइड जैसे मिश्रणों का निर्माण करती हैं। ऑक्साइड, सल्फाइड और क्या, ऑक्साइड, सल्फाइड और क्या आपके डाइऑक्साइड जैसे क्या है, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, सल्फाइड जैसे क्या है आपके कंपाउंड का निर्माण करती हैं। आइटम्स मेड फॉर्म मेटल्स लाइक आयरन, सिल्वर, कॉपर etc एक्सेट्रा, और भी हो सकते हैं बहुत सारे। गेट डैमेज्ड मतलब डैमेज ड्यू टू द इफेक्टेड ऑफ द एसिड, मतलब एसिड की वजह से क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है। एंड एयर एंड द क्या, ह्यूमिडिटी मतलब ठंडा और गर्म की वजह से क्या हो रहा है, वो डैमेज हो रहे हैं। तो कहेंगे ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन इज कॉल्ड क्या है, कोरोजन। क्या हो रहा है, वो कोरोजन हो रहा है, मतलब वो क्या हो रहा है, संरक्षण हो रहा है। मतलब संरक्षण मतलब होता है बचाव करना, अब ये नष्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, जब लिखेंगे संक्षारण, ये क्या है, ये संक्षारण होता है। संक्षारण मतलब खराब होना, और संरक्षण मतलब बचाना या बचाव। ठीक है, यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई। अब आइए 42 सक्रियता श्रेणी तत्वों के, ये याद करना भाई, ये आपको याद करना है, ये याद कराएंगे हम, कहानी खत्म हो जाएगी। तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के अनुसार घटते क्रम में रखने की प्रक्रिया को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। घटते क्रम में, ऊपर जो होगा सबसे ज्यादा होगा, नीचे जो होगा सबसे कम होगा। ऊपर जो होगा सबसे ज्यादा, नीचे जो होगा सबसे कम। आइए इसके ट्रिक के बारे में बात करते हैं, देखते हैं इसको कैसे याद करना है। अगर ये याद हो गया तो आपका बहुत सारा काम हो जाएगा। ट्रिक में देखिए हम क्या कहते हैं,
बाकी इसको लिख लीजिए, बाकी आप इसको लिख सकते हैं क्या है कैसे। प्लेटिनम है, ओके ठीक है, लिख रहा हूँ यहाँ तक। आइए, ये कह रहा है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, सीसा, फेरस ऑक्साइड, कॉपर, पारा, चांदी, सोना, प्लेटिनम। इसको क्या करना है, आपको याद रखना है। याद कर ले कि मैंने 2 ट्रिक बनाए आपके साथ, ठीक है, वो दोनों ट्रिक के बारे में बात करने वाला हूँ। देखिए क्या है, मान लो किसी को भी हम ले सकते हैं, 2 ट्रिक हमने बताया। जैसे मान लो शादी जिसकी हो गई, क्या होगी भाई, शादी हो गई, ठीक है ना, शादी जैसे हो गई, क्या हो गई, शादी हो गई। तो मान लो हमारे यहाँ लालू सर हैं, सलीम सर हैं, इन लोग की शादी क्या है, हो गई है। तो ये लोग क्या कह रहे थे भाई, शादी हो गई तो इनकी जो वाइफ है, क्या है, इनकी जो वाइफ है, कौन, लालू सर का ले लो, चाहे क्या, सलीम सर का। एक में लालू सर को लो, एक में सलीम सर का, दोनों में हम क्या करते हैं, निपटाते हैं इन लोग को। कह रहा है पोटेशियम मतलब पेंट, क्या चीज भैया, पेंट। पोटेशियम मतलब पेंट, मतलब जब महिलाएं तैयार होती है तो क्या है, प्राइमर पुट्टी करके एकदम बढ़िया से पेंट सेंट मार के, तो क्या दी है, पेंट और क्या, सेंट, पेंट और क्या, सेंट एकदम मार के, पेंट और सेंट मार के। कलर, क्या चीज, कलर, कलर मतलब खूब बढ़िया से क्या है, लगा के, ठीक है ना। तो पेंट मतलब प्राइमर पुट्टी, पेंट और सेंट मार के और कलर लगा के। अब क्या है, पेंट सेंट मार के और क्या है, कलरदार कह लो, क्या कलरदार, क्या कलरदार साड़ी, ये भी कह लो। पेंट सेंट क्या है, पेंट और सेंट मार के कलरदार साड़ी पहन के आप क्या कर रही हैं, एजी, क्या कह रही बार बार, ऐसे लालू सर से एजी। तो हम लोग ऐसे ही कहते हैं, हम लोग कैसे कहते हैं, ऐसे ही कहते हैं ना। तो क्या करें, एजी, कहा एजी, सुनी ना, तो एजी, ए से एल्युमिनियम, जी से जिंक, एजी, सुनी ना। तो आप भैया क्या कर रहे थे, मान लो बार बार वो क्या करेंगे, इनकी जो वाइफ कह रही है, पेंट एकदम बढ़िया से कह के और सेंट मार के कलरदार साड़ी पहन के, अब बार बार क्या करेंगे, एजी, सुनी ना। तो बुला रही है, क्या कर रही है, बुला रही है। अभी बेचारों का है, काम कर रहे हैं, क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। कौन, ये सर क्या है, काम कर रहे थे। अब काम कर रही, बार बार एजी एजी लगाई रखी है, इनका क्या होगा, धीरे धीरे इनका क्या होगा, माथा क्या होगा, खराब होगा। तो ये कह रहा है कि एजी, देखिए ना हम कैसे लगत हैं, तो मतलब बार बार ये बुला रहे कि आप देखिए मैं कैसी लग रही हूँ। तो ये कहते हैं, ये काम कर रहे थे तो कहे कि काम करा ना, या तो शीशा में देख ला, कहाँ, शीशा में, क्या करिए आप, शीशा में देख लीजिए, शीशा में क्या करिए, देख लीजिए। तो नहीं, फिर वही काम, नहीं हम शीशा में नहीं देखेंगे, आप देखिए मैं कैसी लग रही हूँ, आप ही तो मेरे आईना हैं, आप ही देख लेंगे, मुझे शीशा देखने की क्या जरूरत है, ठीक है। वही बात है, आईने तुम्हें कम पसंद किया करते हैं, इनको खबर है कि क्या है, तुम्हें हम पसंद किया करते हैं। तो ये कहानी है, पेंट और सेंट हमारे कलरदार साड़ी पहन के, ये जी सुनी ना। तो भैया काम कर रहे हैं, कौन काम कर रहे हैं, कह रहे काम कर भैया ना, तो शीशा में अपने आप के देख ले। तो शीशा में नहीं देखनी, बार बार परेशान करी, एजी देखी ना। तो फिर क्या होता भाई कि इनके बगल में क्या था, लोहा, इनके बगल में क्या था, लोहा, क्या था, लोहा। अब कोनो काम वो कर रहे थे और काम क्या हो गया, खराब हो गया, तो तुरंत क्या है, लोहा उठा लिए, क्या किया, तुरंत लोहा उठा लिए। अब क्या करें, लोहा तुरंत क्या किए, लोहा क्या किए, कहा भाई आयरन, लोहा क्या किए, तुरंत उठा लिए और हाइपर हो गए, क्या हो गए, हाइपर, क्या हो गए, हाइपर, पर मतलब का पर, ये क्या हो गया, हाइपर हो गए। कि दिमाग मत सटकाओ भाई, काम करे थे, ठीक है, दिमाग नहीं खराब करो, उनको काम करने दो, काहे लिए बार बार परेशान कर रही हो। तो दिमाग क्या हो गया, तुरंत लोहा उठा लिया हाथ में, अगर हाइपर हो गए, क्या हो गए, हाइपर हो गए, उनका दिमाग क्या है, खराब हो गया। तो क्या जो बार बार जो क्या है, जो सोना और क्या है, चांदी, क्या चीज, सोना और चांदी है, क्या है, सोना और चांदी, जो बार बार क्या कर रहे हैं, सोना और चांदी, जो सोना और चांदी जो पहले क्या कर रही है, दिखा रही है, पहने ना भैया, जो तो लोहा तुम रहे हैं, हाइपर हो गए, लोहा उठा क्या हो गए, हाइपर हो गए। हाइपर क्या बोले, जो नहीं सोना चांदी देखा हो तो ना भैया, तो कहा पीठ के ऊपर प्लेटिनम, पीठ के ऊपर दिमाग क्या कर, सही कहते क्या होगा। तो ये बात समझ में, ये ट्रिक ये थी कि पेंट सेंट एकदम लगा के कलरदार साड़ी पहन के, एजी सुनी ना। तो काम कर रहा है आदमी तो कहेगा, लोग जो भाई जो शीशा में देख ले, नहीं आप देखिए ना, खोपड़ी खराब, काम खराब, खोपड़ी खराब, लोहा देखत थी का, हाइपर, दिमाग खराब है, जो नहीं सोना चांदी पहने दिखा रही उन्हें पीट देंगे, सब क्या है, दिमाग से हो जाएगा,
तो ये है पहली ट्रिक, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए अब दूसरी ट्रिक हम दिखाते हैं, ठीक है ना। ये चीज यहां से आपको हमेशा याद हो जाएगी। देखो दूसरी ट्रिक हमारी क्या होने वाली है, दूसरी ट्रिक हम नीचे से लेंगे, ये सबसे ज्यादा सक्रियता से लेंगे, उससे कम उससे कम उससे कम उससे कम उससे कम। अब दूसरी ट्रिक हम लेते हैं, ये दोनों ट्रिक आज ही बनी है, ऐसा ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको भाई यूट्यूब ढूंढ लो, गूगल ढूंढ लो, कहीं नहीं मिलेगा। जो चीज ना समझ में ट्रिक तो इससे खतरनाक बनेंगे, दिमाग आपका हल्का हो जाएगा, क्या मजा आ जाएगा। दूसरी ट्रिक हम ये कह सकते हैं, नीचे से उठाएंगे। क्या उठाएंगे? नीचे से। क्या चीज है? प्लेट। क्या चीज? प्लेट में। जैसे ही मान लो लड़की को देखने लोग जाते हैं, मान लो शादी ब्याह का दिन है, शादी जैसे होती है, तो लड़की क्या करती है, पूरा प्लेट में लेके आती है ना फूल, तो कहेंगे भैया प्लेट में। क्या चीज? प्लेट में। लड़की भाई का प्लेट में, लड़की जो प्लेट में क्या लेके आई, लड़की प्लेट में लेके आई क्या? सोना। और क्या लेके आई? चांदी। ठीक है ना। लड़की क्या लाई? प्लेट में सोना और चांदी लाई। और सलीम सर का भैया शादी है, सलीम सर कहा ना हमके दहेज ना ले लो। ये टीचर आदमी कहें कि नहीं दहेज हम नहीं लेते हैं आए, लेकिन पहले ही दिन है, जैसे एक शादी का दिन था, उसी दिन क्या है, प्लेट में सोना और चांदी लेके क्या है आई। कौन? ठीक है ना। और पारा इनका देखते क्या हुआ? गर्म हुआ। किसका? पारा क्या हुआ? पारा क्या हुआ? पारा पारा। ठीक है ना। पारा कहाँ? पारा गर्म हो गया। कहाँ का है? कपारे का। पारा कहाँ गर्म हो गया? कपार का। पारा गर्म हो गया कपार का। और क्या हो गए? हाइपर। क्या हो गए? हाइपर। पारा गर्म हो गया कपार का, और ये क्या हो गए? हाइपर। फेरस मतलब का लोहा, बगल में क्या रखा था? लोहा। लोहा तुरंत क्या किए? उठा लिए। क्या हम यहाँ शादी करने के लिए दहेज के चक्कर में फंसाने वाली है? तुरंत क्या किए? लोहा उठा लिए। लोहा उठाने के बाद अगर ये बाबू एक काम करा, तो लाठी उठा। क्या चीज? लेड मतलब लाठी। कहा कि लोहा हम उठावा थे, तू क्या उठावा? लाठी। ठीक है ना। लाठी। क्या उठाना है? लोहा। और क्या उठाना है? लाठी। यहां तक बात क्या हुआ? समझ में आ गया आपको? लाठी की बात क्या है? जे एमाइन अगुआ, अगुआ। जे एमाइन एल्युमिनियम, तो कह रहा है ए और क्या? ए होगा ना। जे एमाइन जिंक, जे एमाइन शामिल भैया, तो क्या हो जाएगा? जे एमाइन, तो जे कह लो, जे ए एम, जे एमाइन जो भी इसमें शामिल है, जो अगुआ गया है, तो कह रहा है जे एमाइन शामिल है। क्या करा भैया? कस से, कस के, सा से सॉलिड के तरीके से क्या करा? पीट दा। पोटेशियम क्या? पीट दा। एकदम सॉलिड कस के, सॉलिड तरीके से क्या करेंगे आप? पीट दीजिए। कस से क्या करा? कस के पीट दा, दिमाग से कस के क्या करा? पीट दा। तो कहना भैया कि सलीम सर की बात है, सलीम सर जी सही कहे। सलीम सर के सामने प्लेट में सोना और चांदी आया, और वह देख के इनका दिमाग का होगा, पारा का कपार एकदम हाई हो गया, और तुरंत उठोना लोहा। अब कहना बाबू तू उठवा का लाठी। अब क्या करा? जे एमाइन शामिल है, जे एमाइन शामिल है, जो इसमें शामिल है, क्या करिए? उसको कस के पीट दीजिए। क्या करिए? कस के। कस क्या कर देना है? पीट देना है, कि दोबारा ये लोग दहेज के लिए बात न करें। ये दो ट्रिक है, दो ट्रिक से आपको ये पूरा कंप्लीट याद हो जाएगा, और ऐसी खतरनाक ट्रिक कहीं नहीं मिलने वाली है। ये खुद से बनाई गई भाई, खुद से बनाई गई ट्रिक है। आप देखिए यही है तत्व योगी के मध्य, कुछ नहीं। ये आपका वही क्या था? लास्ट था। ये क्या हमारा? ये पे हम क्या कर रहे हैं? लास्ट में हम कंप्लीट कर रहे हैं संयुक्ता श्रेणी और विकृति गणिता है, और कुछ छोटी छोटी टॉपिक और एक दो है, उसको हम क्या करेंगे? बाद में ले लेंगे। इसमें इतना ही बना हुआ है। तो जो तैलीय पदार्थ जो होते हैं, जो तैलीय खाद्य पदार्थ होते हैं, अपचन और रेडक्स एक ही कर दिए हम, अपचन और उपचन। जो तैलीय खाद्य पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं? तैलीय खाद्य पदार्थ ये वायु आदि के संपर्क में आने से क्या होती हैं? खराब हो जाती हैं। क्या होती हैं? खराब हो जाती हैं। इसकी गंध खराब हो जाती है, जिसको हम विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है ना। और धातु खराब होने से बचाना है, तो धातु खराब होने से क्या करेंगे? पेंट करके। क्या करेंगे? पेंट करके, और वायु आर्द्रता के संपर्क में ना आने दें। इस तरीके से क्या करेंगे? हम उसको खराब होने से बचा सकते हैं। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुरु क्या धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए, आपको मजा आ रहा है, तो क्या करिए? दबा के इसको शेयर करिए। जितना ज्यादा देखने वालों की संख्या बढ़ेगी, उतना खतरनाक तरीके से आपको हर चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे, एकदम खोपड़ी में बैठा देंगे आपको।
अभी तो एक क्लास थ्री की थी पूरी कंप्लीट, इसलिए एक एक करके थोड़े थोड़े चीजों को हमने बहुत आराम से लेके चला। और जिस दिन रिवीजन क्लास होगी, एक बार पेन उठाएंगे, सारा कुछ एक एक करके 2 या 3 पेज में क्या करेंगे, निपटा देंगे, पूरा डिफिनेशन आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आप लोग अगर चैनल पर नए तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, थोड़ा दबा के शेयर करिए, कमेंट जरूर करिए कि चीजें समझ में आई कि नहीं, और ट्रिक कैसा लगा, दबा के शेयर करिए ट्रिक को। ठीक है, ताकि और भी बच्चों को आपकी तरह क्या है, और भी बच्चों क्या करें, उनका लाभ हो सके। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।